बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, एक नए हफ्ते के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूँ माया खान और मैं हूँ शाहज़ेब अहमद और आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान 92 पे बराह रास्त। आज 8वां महीना यानी कि अगस्त का महीना शुरू हो चुका है। आज 1 अगस्त है और हम इस्लामिक साल के हवाले से भी आज हम आपकी खिदमत में अब हाजिर हैं। और आज से जो है बढ़ने वाले तमाम दिन जो है वो करबला की याद दिलाते हुए चलेंगे, लेकिन साथ साथ आज के दिन की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन साथ शेयर करते हुए 1 अगस्त को पूरी दुनिया में फ्रेंडशिप डे के नाम से भी जो है वो उसको मनाया जाता है। इसकी जो बुनियाद रखी गई वो 1935 में रखी गई शाहजेब, और उसके बाद जो है ये पूरे बेसिकली अमेरिका ने इसकी बेस रखी थी, लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया में इसको मनाया जाना शुरू किया। इसको हिरोशिमा डे के नाम से भी जाना जाता है, क्लाइंबिंग डे के भी नाम से जाना जाता है, लेकिन जहां तक फ्रेंडशिप डे की अगर हम बात करें तो हमें एक दूसरे के साथ माय फ्रेंडशिप से ज्यादा हमें कहते हैं ना वो दोस्त क्या जो दयानतदार ना हो, तो हम अगर दयानतदारी के साथ एक दूसरे के साथ अपने दूसरे सूबों के साथ इस मौसम के हालात को देखते हुए बलूचिस्तान की सिचुएशन देखते हैं, अपने पाक शहर कराची की सूरत हाल देखते हैं, हमें दयानतदारी से तो वहां पर फर्ज निभाने की जरूरत है। बिल्कुल फर्ज निभाने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त हमारे ही भाई बहुत मुश्किल में हैं, चाहे बलूचिस्तान की बात करें या दीगर इलाकों की बात करें। हालिया बारिशों से बहुत तबाही हुई है और इब्तिदा में प्रोग्राम के इब्तिदा में इंतहाई भारी दिल के साथ ये तमाम खबरें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि जिस सूबे का हम जिक्र कर रहे हैं बलूचिस्तान का, वहां पर जो सूरत हाल है उसकी फुटेज आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पर देखी होगी, मुसलसल फुटेज सामने आ रही है। और बलूचिस्तान में तकरीबन बारिशों और सैलाब से तबाही ने सब कुछ उजाड़ दिया है। वहां पर लोग बेघर हो गए हैं, घर तबाह हो गए हैं, मवेशी बह गए हैं, ये तमाम खबरें सामने आ रही हैं। साथ में आपको बताया कि बेशतर जो सड़कें हैं, आम शाहराहें हैं, वो टूट गई हैं। लजबेला, ओथल किला, सैफुल्ला, कोहलू, खुजदार के कई देहात पानी में डूब गए हैं। इसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान कौमी शाहरा और हरनाई कोयटा शाहरा पर ट्रैफिक बहाल नहीं हो सकी अब तक। इसके साथ साथ सियाती मकाम, ज़ियारत की राब्ता सड़कें भी रेलों में बह गई हैं पानी के, कि ये पूरी सूरत हाल बलूचिस्तान के उस वक्त देख रहे हैं। और मैं जो अब तक फैक्ट्स एंड फिगर सामने आ रहे हैं वो मैं शेयर करता चलूँ तो 13,500 घर तबाह हो गए। इसके साथ साथ 23,000 मवेशी मारे गए, खड़ी फसलें जो हैं वो तबाह हो गई हैं, बागात तबाह हो गई। ये पूरी सूरत हाल जो है हम आपको इस वक्त दिखा भी रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर लोग बड़े परेशान हैं। और सक हम देख रहे हैं कि हुकूमत भी कोशिश कर रही है, लेकिन किस हद तक कोशिश की जा रही है ये हम जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक, एग्जैक्टली। अभी फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने शेयर किए, लेकिन एक चीज जो मेरा फर्ज है यहाँ पे कहना वो तमाम बलूचिस्तान के लोगों से है या जहाँ से उनका ताल्लुक है, क्योंकि मेरा क्या हम सब पाकिस्तानियों का एक दूसरे से ताल्लुक है, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन बलूचिस्तान में जो भी हालात हैं, आप यकीन माने हमें एहसास है, हमें बहुत दुख है, हम बहुत दुआएं कर रहे हैं। अब यकीन माने सोशल मीडिया पर तक मैंने कितने सेलिब्रिटीज़ को देखा वो बलूचिस्तान के लिए दुआ कर रहे हैं, मैंने आम लोगों को देखा अपनी आम दुआओं में, क्योंकि इतने ख़ास दिन हैं, ख़ास अयाम हैं, मुसलमानों के भी हवाले से हमें एक दूसरे के साथ खड़ा रहने की, एक दूसरे के लिए दुआ करने की और एक दूसरे के लिए हर मुमकिन 24/7 खिदमत करने के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। तो बलूचिस्तान की बात अगर हम करते हैं, सर शादी ने बताया कि जिस तरह बच्चे जो हैं वो अल्लाह माफ़ करे, मैं तो मैं समझ में नहीं आ रहा, और सब्जी मंडी तक जो है वो पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, रास्ते खराब खत्म हो चुके हैं, जिंदगी बिल्कुल अजीब हो चुकी है। वहां की फुटेजेस देखकर दिल डूब गया, देखकर मतलब बच्चों को देखकर, सड़कें टूट गई, मतलब वो शहर की तरफ आने की कोशिश करें, आएंगे कैसे, पहुंचेंगे कैसे, रास्ते तो सारे बंद हो गए, टूट गए, तबाह हो गए, समझ नहीं आ रहा। क्योंकि हालिया बारिशों से 15 छोटे डैम्स को भी नुकसान पहुंचा है, जस्ट इमेजिन। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे इंशाअल्लाह तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की जो है वो फरा अजीम शाह साहिबा। और लास्ट टाइम जब आई थी तो शाहजेब मैंने और आपने ये कहा था कि फरा जी हमें हमारी तरफ से कुछ भी हो सके हम हाजिर हैं, हमें कोई फंड रेजिंग टेलीथॉन करनी हो हम वो भी करने को तैयार हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे सूबे बलूचिस्तान को हम सब पाकिस्तानियों की जरूरत है। बिल्कुल, हम फरा साहिबा से बात करते हैं। फरा साहिबा को खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। फरा साहिबा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं माओं की गोदे उजड़ गई हैं, वहां पर घर तबाह हो गए हैं, मवेशी बह गए हैं, क्या हालात हैं? मैं थोड़ी सी पहले आपसे अपडेट चाह रहा हूँ, कुछ दादा शुमार आप हमारे साथ शेयर कर सकती हैं? इस वक्त सूरत हाल क्या है ओवरऑल बलूचिस्तान की? जब हम बात करते हैं वहां पर जानी और माली नुकसान कितना हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे दोबारा इनवाइट किया। और माया, आप एक बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हैं, मुझे तो ऐसे ही लगता है जब से मैं आपको वॉच कर रही हूँ। अब मैं आती हूँ सैलाब की सूरत हाल की तरफ। जो अभी तक के कैजुअलिटीज़ हमारे सामने आई हैं वो टोटल जो सुबह तक थी वो 120 थी, और इसी तरीके से इंजरीज देखें, अगर ये
हम जो फिगर्स आप लोगों को कोट कर रहे हैं, चाहे वो PDMA है, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी की प्रेस ब्रीफिंग थी, या मैं जो भी आप लोगों को बता रही हूँ, एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो हम आपको कुछ दिन तक बता सकेंगे, इसलिए कि जैसे कि आप जानती हैं कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है इस वक्त कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में। तमाम इंतज़ामिया वहाँ पर जो रेस्क्यू एंड रिलीफ का ऑपरेशन है उसमें मसरूफ़ अमल हैं। अब जो क्रिटिकल वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लसपेला, झलमक्सी और तुर्बत केच, डैमेजेस भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। लेकिन अब जब ये सैलाब थोड़ा सा बेहतर होगा, सिचुएशन कुछ कूल डाउन होगी, तो उसके बाद रिहेबिलिटेशन का जो एक प्रोसेस है वो शुरू होगा, और तब हम आपको एक्चुअल जो फैक्ट्स हैं कि डैमेजेस कितने हुए हैं और बाकी जो वहाँ पर लाइव स्टॉक हैं, जिस तरीके से हमारे प्रोटेक्शन बंद जो हैं उन्हें नुकसान पहुँचा है, तो ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो इंशाल्लाह सर्वे के बाद हम आपके सामने रख सकेंगे। बिल्कुल, अभी तो रेस्क्यू करना जरूरी है, रिहेबिलिटेशन तो उसके बाद की बात है। अभी तो हमें ये देखना है कि खासतौर पर आपकी गवर्नमेंट को कि वहाँ पर जो लोग हैं उनको किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है। अगर वो नकल मकानी करने पर मजबूर है तो क्या किया जा रहा है, क्योंकि जमीनी रास्ते जो है मुख्तलिफ इलाकों के वो फराज साहिबा मुनक़ता हो गए। वहाँ फूड सप्लाई को कैसे यकीनी बनाया जा रहा है इस वक्त? आज भी चीफ सेक्रेटरी ने फ़िज़ाई दौरा किया है डिस्ट्रिक्ट लसबेला का, और भी जो उससे मुंसलिक इलाके हैं उनका भी फ़िज़ाई दौरा किया है। बिल्कुल ज़मीनी राब्ते जो थे वो मुनक़ता ज़रूर थे, और जो हमारी इंतज़ामिया है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स हैं मुतहर्रिक थे, हाई अलर्ट थे, फील्ड्स में मौजूद अभी तक भी हैं और दिन रात मौजूद हैं। चीफ सेक्रेटरी ने आज मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया है, और वहाँ पर जो फूड एंड नॉन फूड आइटम्स हैं वो पहुंचाए गए हैं। देखें, कुछ दिन ऐसे थे, मतलब पिछले जो 2 दिन थे वो ऐसे थे कि शदीद बारिशें थीं, और इस दफ़ा प्रिडिक्शन जो की गई थी मॉनसून का जो सीज़न था उसको स्टार्ट होने से पहले उससे कहीं ज़्यादा बारिशें हुई हैं। तो जो रिलीफ का और रेस्क्यू का जो एक ऑपरेशन है वो जारी है, और जो इलाके मुनक़ता थे, ज़मीनी रास्ते वहाँ पर मुनक़ता थे, तो हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए वहाँ पर हम पहुँचे। हाँ, कुछ देर ज़रूर हुई है क्योंकि वहाँ पर मौसम की ख़राबी की वजह से हेलीकॉप्टर्स भी नहीं जा सकते थे, लेकिन हम हर जगह पहुँच रहे हैं। हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हुकूमत बलूचिस्तान के अहकामात के मुताबिक हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं, DG PDMA हैं, हमारे मिनिस्टर PDMA हैं, इसके साथ साथ हमारे हेल्थ सेक्रेटरी हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री हैं, और हमारे रज़ाकार हैं। आर्मी का मैं यहाँ नाम ज़रूर लेना चाहूँगी कि हमारी सरहदों की भी हिफाजत करती है, और जिस तरीके से मुल्क के अंदर भी कोई डिज़ास्टर आए तो वो फ्रंट लाइंस पर खड़े हैं अपनी कौम की हिफाजत के लिए और उनकी फलाह बहबूद के लिए। इसके साथ साथ FC भी इस ऑपरेशन में शामिल हैं, पुलिस, लेवीज़, सब। और यहाँ माया मैं एक बहुत अहम पैगाम आपके प्रोग्राम के थ्रू ये देना चाहती हूँ, ये वक्त तनकीद का नहीं है, ये वक्त है कि हम सब मुत्तहद हो जाएं, और जो वहाँ के अफेक्टीज हैं उनका ख्याल करें, उनकी मदद को पहुँच जाएं। इवन कि हम अगर एक पैकेट फूड भी उनको दे सकते हैं तो वो दें। जी बिल्कुल सही कह रही हैं, बस हम वही डिस्कस करते रहते हैं कि किस तरीके से पहुँचे, कैसे पहुँचे, उन मुतासरीन की मदद कैसे की जाती है। इस तरह पानी ये जो है सारा सैलाबी पानी है, निकलने के बाद उनकी माली मदद भी तो है, ऑब्वियसली उनको अपने पैरों पे खड़ा होना है, उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, उसके लिए कोई मदद की जाएगी या एनीथिंग एल्स? प्लीज बताइएगा। देखिए, अभी तो हम रिलीफ एंड रेस्क्यू के फेज से गुजर रहे हैं, और नकासी आपके लिए जिस तरीके से कोयटा में 70 मिलियन का बजट फंड जो था वो फौरन चीफ मिनिस्टर ने रिलीज़ किया है। यहाँ मैं एक और आपको बात देखें, ये वाहिद ऐसी हुकूमत है चीफ मिनिस्टर की कि वो फौरी अहकामात जारी करते हैं और उस पर अमल भी होता है। एक्रोचमेंट की मैंने बात की थी आपके पिछले प्रोग्राम में, उस पर भी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम शुरू हो गया, और काफ़ी हद तक जो एक्रोचमेंट थी कोयटा में वो ख़त्म कर दी गई है। इसके साथ साथ जैसे ही अब ये जो सिचुएशन अभी है, सैलाब का पानी बहुत ज़्यादा है, ये ख़त्म होगा, फिर रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस शुरू होगा। शायद आपने माया मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी कि मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे थे कि हम कहाँ फूड एंड नॉन फूड आइटम्स जो हैं वो मुहैया कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, और रिहेबिलिटेशन
ये बात बहुत ज़रूरी है कि रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है हमें कंप्लीट करना है। और चीफ मिनिस्टर ने ये कहा है कि मुझे कुछ भी करना पड़ा, चाहे मुझे सड़क पे भीख भी मांगनी पड़ी बलूचिस्तान के लिए, तो मैं रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस ज़रूर कंप्लीट करूँगा। ये बात मैंने क्यों की है माया? इसलिए कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है। हम फेडरल गवर्नमेंट को भी ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ तवज्जो दें। प्राइम मिनिस्टर का भी कसूर नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट का इसलिए कसूर नहीं है कि ओवरऑल पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है और हमारी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन फिर भी प्राइम मिनिस्टर ने ये यकीन दिलाया है, जिस तरह उन्होंने खुद भी फ़िज़ाई दौरा किया है कल, तो उन्होंने ये यकीन दिलाया है कि उनकी फुल सपोर्ट हमारे साथ शामिल है। और जिस तरीके से प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कैजुअलिटीज़ जो हुई थी उनके लिए 10 लाख फ़ीकस एक ख़ानदान को डिस्ट्रीब्यूट भी अब कर दिया गया है प्रोविजनल जो हमारी गवर्नमेंट है उनकी जानिब से। इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने भी कल 10 लाख का ऐलान किया है मुख्तलिफ, बल्कि उन्होंने जो डैमेजेस हाउस हुए हैं उसके लिए भी कंपनसेशन का ऐलान किया है। और इंशाल्लाह वो भी चीफ मिनिस्टर के ही जो है तरीक़ेकार को नज़र में रखते हुए इन फंड्स को जल्दी रिलीज़ भी करेंगे ताकि जो इफेक्टिव्स हैं उन तक पहुँचाए जा सकें। और रिहेबिलिटेशन को मैं बार बार क्यों कह रही हूँ? इसलिए कि हम अपनी बलूचिस्तान की आवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। दुख की इस घड़ी में हम उनके साथ हैं। आप ये देखें कि सोशल मीडिया पे किस किस्म का ट्रेंड चल रहा है माया, आपकी नज़र से भी शायद गुजरा होगा। चीफ मिनिस्टर खाना खा रहे हैं तो सैलाब की पिक्चर लगा के सोशल मीडिया पे ये पिक्चर्स वायरल हो रही हैं। इस तरीके से चीफ मिनिस्टर दाढ़ी बना रहे हैं। यहाँ मैं आपको बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ और आपके प्रोग्राम के थ्रू इस बात को ब्रेक करती हूँ। फराज साहब, हम कुछ ये भी जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त आप ये जरूर बताइएगा, क्या सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है? और अगर किया जा रहा है तो अब तक कितने खानदानों को मुंतकिल किया जा चुका है? साथ में ये जरूर बताइएगा कि दूसरे सूबों की तरफ से कोई मदद मिली है अभी तक बलूचिस्तान को किसी किस्म की? जी, जैसे कि आपने देखा होगा कि आज चीफ सेक्रेटरी ने दोबारा फ़िज़ाई दौरा किया है और उनके साथ हेल्थ सेक्रेटरी भी मौजूद थे। मेडिकल कैंप्स लगाए जा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि फ्लड्स आने के बाद बीमारियां भी फैलती हैं। तो टाइमली चीफ मिनिस्टर ने इंस्ट्रक्शंस दे दी थी कि मेडिकल कैंप्स जो हैं वो भी कायम किए जाएँ और हज़ारों में ऐसे तादाद है ख़ानदानों की जिन्हें महफूज मकामात पर शिफ्ट कर दिया गया है और टेंट विलेजेस उनके लिए लगाए जा रहे हैं। और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में बल्कि जिस तरीके से जो खाना है वो पका हुआ खाना जो है वो लोगों को फराहम किया जा रहा है। अल्लाह बहुत ठीक है, थैंक यू वेरी मच फराजीम साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें डिटेल से आगाह किया और उम्मीद करते हैं कि वहाँ के लोगों को जिस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है वो रेस्क्यू ऑपरेशन भी मुकम्मल हो, ये बारिशों का सिलसिला भी वहाँ पर कुछ थम जाए, सैलाबी सूरत-ए-हाल भी कुछ थम जाए और फिर रिहैबिलिटेशन हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं से कुछ तो समझ में आए क्योंकि इधर से पानी आया जा रहा है, वहाँ से फसलें जा रही हैं, वहाँ से घर तबाह हो रहे हैं, वहाँ से जो है लोगों की जानें जा रही हैं, मासूम बच्चे, माओं की गोदें, अल्लाह अकबर, समझ नहीं आता। कहते हैं ना कि कुछ जवाओं पर अल्लाह पाक वाकई अपने बंदे की ना आजमाइश करता है, चेक करता है मेरे ऊपर मेरा बंदा कितना ईमान रखता है। इस वक्त हमें वाकई में एक दूसरे के साथ रहने की और खड़े रहने की जरूरत है। फरा, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में आई और प्लीज कुछ भी हो हम कर सकें, हम हाजिर है, 92 हाजिर है, सबसे पहले पाकिस्तान की पूरी टीम हाजिर है। थैंक यू सो मच। और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्द लोगों को जो है ना रेस्क्यू किया जा सके। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। अभी मौसम की सूरत हाल को देखते हुए इस तरह हम देख रहे हैं, मेरी कल बात हो रही थी जवाद भाई से, शाहजेब, और उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा जवाद भाई ये जो बादल हैं इनके मुसलसल रहने से कितनी एलर्जीज और कितनी बीमारियां हो रही हैं, तो क्या जवाद भाई आगे भी और मजीद बारिशें हैं? सो ही सेड यस, 6-7 अगस्त ऑनवर्ड्स सिस्टम्स आ रहे हैं। तो आई थिंक इस तरह की और भी बहुत सारी बातें जो मेरे ख्याल है उनसे बात कर लेनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लें, बलूचिस्तान की बात कर लें, पंजाब में बादल जो है वो जमकर बरस रहे हैं और रवां हफ्ते में सिंध का क्या होगा, कौन सा नया जो स्पेल आ रहा है वो कब दाखिल होगा, कितने दिन का होगा? सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में कहा जा रहा है कि ऐसी बारिशें मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्के हैं, तो ये किन इलाकों में है, खासतौर पर सिंध के किन शहरों में हैं, और क्या ये बारिशें उसी टाइप की, उसी स्केल की होंगी जो पहले हमने देखी हैं गुज़िश्ता हफ्ते? इसी पर बात करने के लिए हम बात करेंगे वेदरमैन जवाद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद। जवाद भाई खुशामदीद करेंगे आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। जवाद भी अभी कुछ देर कबल हम आपको दिखा रहे थे, नाज़रीन को दिखा रहे थे बलूचिस्तान की क्या सूरत हाल है, तो सबसे पहले तो बताइएगा वहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं तबाही मच चुकी है ये बारिशों की वजह से, हालिया बारिशों की वजह से, क्या रवां हफ्ते भी कोई पॉसिबिलिटी कि बलूचिस्तान में मजीद बारिशें होंगी? जी शाहजेब भाई, अस्सलाम वालेकुम आप सबको और पूरी टीम को।
और वालेकुम बिल्कुल अस्सलाम रवा भाई। हफ्ते शाजिद भाई इसी तरह नज़र आ रहा है कि बलूचिस्तान में ऑन एंड ऑफ बारिशों का जो स्पेल्स हैं वो आते रहेंगे। अगले 24 से 36 घंटे तक जो है वो थोड़ा सा जोर रहेगा बारिशों का, लेकिन फिर इसके बाद उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2 या 3 अगस्त से जो है वो बारिशें तो रहेंगी, लेकिन जो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल के जो इवेंट्स हैं और वो काफ़ी हद तक बलूचिस्तान में कम होते हुए नजर आएंगे। अच्छा जवाद भाई, कल ही आपसे बात हो रही थी और आपने जो रेमेडी बताई, आप यकीन करें उतना उसने मुझे बहुत बहुत तक़वियत मेरी और आपके लिए बहुत सारी दुआएं मेरे भाई। इंशाल्लाह मैं वो रेमेडी आपके साथ जवाद भाई की रेमेडी ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन थैंक यू। लेकिन जवाद भाई, आप सिंध और कराची की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आज सुबह से हमने देखा कि जब हम दफ्तर आ रहे थे तो जब मैं निकली तो मेरी तरफ बादल थे और जब हम ऑफिस तक पहुंचे आधे रास्ते तो जम के बरस रहे थे। अच्छा, जब शाहजेब पहुंचे, हम लोग 5-10 मिनट के फर्क से पहुंचते हैं, तो जब शाहजेब पहुंचे उन्होंने, मैंने कहा शाहजेब क्या हाल है, हमारे आते हुए इलाके में हो रहा था, कह रहे अब तो पूरे रास्ते बरस रहे थे। तो ये क्या है? इसका तो हमें जहन में नहीं था कि ये भी स्पेल आ रहा था, लेकिन ये क्या, ये वही जो आपने कहा था 31 30th में दाखिल होगा? इज इट द सेम स्पेल? नहीं माया, ये वो स्पेल नहीं है। वो स्पेल जिस तरह हमने बताया था कि मानसून का एक्सेस इस वक्त नॉर्थ पर है, पंजाब केपी की तरफ है, तो वो स्पेल जो है वो इस वक्त पंजाब में बरस रहा है। पिछले कई दिनों से हम कंटिन्यू देख भी रहे हैं और कल रात भी पंजाब के काफ़ी सारे एरियाज में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल वो रिपोर्ट हुई है। कराची में बेसिकली 2 से 3 फैक्टर्स हैं कि एक तो बहरा अरब के जो टेम्परेचर्स हैं वो मामूल से ज़्यादा हैं, तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर जो है वो शहर के ऊपर से फ्लो होता हुआ नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। साथ ही साथ मॉनसून करंट्स प्लस इन दोनों के मिक्सचर की वजह से शहर के ऊपर जो ये जो सी क्लाउड्स हैं ये काफ़ी हद तक थिक हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इसी की वजह से हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं दिन के टाइम पे और स्पेशली शाम रात और अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे जो है वो कराची के अक्सर इलाकों में कहीं ना कहीं लाइट टू मॉडरेट शावर्स चल रहे होते हैं। तो बेसिकली ये मॉनसून सीजन का इफेक्ट है। फिलहाल कोई जो है वो स्पेल डायरेक्टली इफेक्ट नहीं कर रहा है इस सिंध के रीजन को। जवाद भाई, हम तो घबरा जाते हैं कि अब कराची में जो मुसलसल बारिशें हो रही हैं तकरीबन 8-10 दिन से, तो कराची का आपको पता है क्या हाल हो जाता है यहाँ पर, सड़कों का और इलाकों का, मुख्तलिफ इलाकों का खास तौर पर। वो आप उससे आपके यकीन तौर पर आपको पता ही है सारी बातें। अब जरा मुझे बताइएगा, क्या अभी भी जो बारिशें हमने गुज़िश्ता हफ्ते देखी हैं वैसी ही बारिशें एक्सपेक्टेड हैं कराची में, खास तौर पर इस अपकमिंग वीक में? देखें, अपकमिंग वीक में तो नहीं शाजिब भाई। हाँ, 6 से 7 तारीख के 8 तारीख के आसपास जो है वो एक वीक स्पेल एंटर होगा सिंध में, जिसके ज़ेर असर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशें तो नहीं, लेकिन अभी जो सिलसिला चल रहा है वो थोड़ा सा उससे एनहेंस हो जाएगा। मॉडरेट टू एट टाइम्स थोड़े बहुत आइसोलेटेड, कहीं थोड़े बहुत हैवी स्पेल पॉसिबल है, लेकिन 10 या 12 तारीख के बाद जो है वो मानसून का एक्सेस दोबारा साउदर्न पाकिस्तान पे आएगा, सिंध की तरफ आएगा। तो फिर हम कह सकते हैं कि 10-12 तारीख से लेके थ्रू आउट अगस्त का महीना जो है वो बैक टू बैक ताकतवर स्पेल आएंगे, और जिस तरह जुलाई का महीना गुजरा है उससे सिमिलर। जी बिल्कुल, 2 से 3 जो है वो स्ट्रॉन्ग स्पेल्स जो है वो एक्सपेक्टेड हैं अगस्त में, और जिस तरह जुलाई का महीना हमारा गुजरा है इससे सिमिलर आप कह सकते हैं कि स्पेल्स आ सकते हैं। अगरचे जुलाई वाली इतनी ज्यादा शदीद शिद्दत ना हो, लेकिन फिर भी हैवी टू एट टाइम्स वेरी हैवी रेनफॉल की जो स्पेल्स हैं वो बैक टू बैक एक्सपेक्टेड हैं। क्योंकि जवाद भाई अभी तो ऐसा है ना, बात काट रही हूँ, थोड़ी सी भी बारिश हो रही है, बिकॉज पिछला जो हुआ है वो स्पेल गुजरा है वो जो इतना लंबा घंटों का तवील दौरानिए का, उसके बाद से अभी तक लोग संभल ही नहीं पाए हैं। सदर मार्केट में लोग काम नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके अभी तक पानी नहीं निकल सका है, क्योंकि वो पानी गटर का और बारिश का सब मिल चुका है। तो चैलेंज बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा चैलेंज, लेकिन अगर हम पहले से पता चल ही गया है तो हम किस हद तक बेहतरी कर सकते हैं। बलूचिस्तान का बहुत बुरा हाल है जवाद भाई। बलूचिस्तान इस वक्त हमारी दुआओं का, हमारी मदद का और दवा का भी जो है ना वक्त आ चुका है। हमें खड़ा होना है अपने सूबे के लिए, बहुत तबाही हुई है वहां पर भी। क्या बारिशों का स्पेल अभी आ रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? माया बिल्कुल, फिलहाल तो जो है वो इंशाल्लाह 24 से 36 घंटों बाद वहाँ पे काफ़ी हद तक स्लो डाउन हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन जब ये 6-7 तारीख को जो स्पेल आएगा उसके अगेन इफेक्ट्स थोड़े बहुत किरथर रेंज, कोई सुलेमान रेंज और क्वेटा वगैरह रीजन तक भी जाते हुए नजर आएंगे। और जब ये मानसून का एक्सेस दोबारा दूसरे या तीसरे हफ्ते के स्टार्ट से अगस्त से जो है वो सदर्न पाकिस्तान की तरफ आएगा, तो फिर अगेन जो भी सिस्टम सिंध की तरफ मूव हो रहा होगा, बहरा अरब जो है वो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, तो कोई भी सिस्टम आता है वो अपनी इंटेंसिटी लूज नहीं करता है, या तो सस्टेन कर जाता है या मजीद ताकतवर हो जाता है हम पाकिस्तान आते आते।
तो फिर अगेन जब ये आगे की तरफ वेस्ट की तरफ मूव करेगा तो सिंध को क्रॉस करता हुआ ये दोबारा बलूचिस्तान को इफेक्ट करता हुआ फिर देखने में आएगा कि ये दोबारा मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज तक जा रहा होगा, तो फिर बलूचिस्तान में भी जो है वो बारिशों का जोर दोबारा बढ़ सकता है। ठीक है जवाद भाई, इसका मतलब है आपने बताया कि 10 के 12 के बाद भी होगा, इसका मतलब है कि 14 अगस्त भी जो है वो इस तरह के ही मौसम का जो है लपेट में होगा। तो लोगों से गुजारिश है कि प्लीज जो है बाइक्स लेकर ना निकल जाएं, बारिशों में अपने घरों में रहें, संभालें, जहां से पानी आ रहा हो उसको चेक करें। थैंक यू सो मच जवाद भाई, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह ताला आपको जिंदगी सेहत दे। आपने जो है वो आगाह किया और वी आर एक्चुअली ग्रेटफुल फॉर एवरीवन जो कि हमें अपडेट रखता है। अब हम जरा कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात कर लें शाहजेब। कराची में हम देख रहे हैं जब भी बात करती हैं मजीद पीछे चले जाते हैं, उसकी वजह ये होती है कि ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कराची का वो तबाह हो जाता है, सड़कें डूब जाती हैं और नाले उबल रहे होते हैं। नॉर्मली जो हमारे बरसाती नाले हैं, जो दूसरे नाले हैं, उसमें कचरा फंस जाता है और फिर वो ओवरफ्लो हो रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ हम देख रहे हैं कि कोई भी निकासी आपका प्रॉपर सिस्टम कराची में मौजूद नहीं है, और अगर है तो वो फाल नहीं है, प्रॉपर तरीके से पानी निकल नहीं पाता कराची से। और खैर उस दिन हम डिस्कस भी कर रहे थे इसकी वजूहात क्या है। मली नदी, लियारी नदी की जब हम बात करते हैं, फिर कोरंगी क्रीक की बात करते हैं, तो उसमें क्या मसाइल है जिसकी वजह से सब कुछ नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में लग रहा है कराची की तरक्की तो दूर की बात है, शहरियों को जो बुनियादी सहूलियात है, जो बुनियादी उनके मुनासिब सहूलियात है, वो भी पॉसिबल अभी हमें नजर नहीं आ रही किसी भी तरीके से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं रहनुमा खुर्रम शेर जमान साहब। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हालिया बारिशों के बाद जो शहर का हाल हुआ है उससे हम सब वाकिफ हैं, वी आर ऑल विटनेस टू इट। क्या समझते हैं हम कितने साल पीछे और चले गए हैं इस सीजन के बाद? जी खुर्रम साहब। नहीं जी, हम सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट किया। देखिए पहली बात यह है कि हम आगे निकले कब तक, जो हम पीछे जाएंगे। मैं तो पिछले 10 साल से कह रहा हूँ कि हमें स्टोन एज की तरफ धकेला जा रहा है और शहर कराची को थ्रू प्लानिंग मोहनजोदड़ो के अंदर तब्दील किया जा रहा है। पिछले 8-10 साल से आप इसको सुन रही होंगी कि हम कह रहे हैं कि शहर भर के अंदर कचरे उठाने के निज़ाम को सही तरीके से बनाया नहीं जा रहा है, और उसके साथ साथ जो शहर कराची का सिवेज का और पानी का निज़ाम है वो तबाहाली का शिकार है, उसको ठीक नहीं किया जा रहा है। प्रोफेशनल तरीके से इंजीनियर्स को इन्वॉल्व करके उसको बनाया नहीं जा रहा है। और उसके साथ साथ आप देखें कि बारिशें तो कराची में भी इतनी हुई नहीं है। आप देख लें जो हालात इस वक्त शहर कराची के हैं, जब पूरी दुनिया के अंदर फ्लडिंग होती है, अर्बन फ्लडिंग, तो वहां पे कितनी मिलीमीटर बारिश होती है और यहाँ पे कितनी हुई है, और स्कैटर्ड हुई है, एक जगह नहीं हुई है, फैल के हुई है और वक्फे के साथ हुई है। कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई ऐसा एरिया नहीं है इस वक्त कराची के जिसकी सड़कें टूटी भी ना हो। कोई भी ऐसी गली कराची के इस वक्त नहीं है सवाए शारे फैसल के। ठीक है जी। और हर मोहल्ले के अंदर गटर का पानी उबल रहा है, हर मोहल्ले के। अब आप मुझे बताएं ऐसी क्या क़यामत आ गई, क्या ऐसा सैलाब आ गया, कोई साइक्लोन आ गया, क्या हुआ? ये असल में हर साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 15 साल की जो इनकी जो नलायकियां हैं वो सामने नजर आती है। ये शीशा है जो नजर आ रहा है इस वक्त पूरे पाकिस्तान। खुर्रम साहब, इसमें कराची वालों का क्या कसूर है? कराची वाले जब अपनी तकदीर बदलने के लिए किसी और जमात को वोट देते हैं, चाहे वो पीटीआई क्यों ना हो, तब भी उनकी तकदीर नहीं बदलती, उनके हालात नहीं बदलते, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या कोई और जमात हो। कराची वालों ने सबको कोशिश कर ली ट्राई करने की भी, फिर ये भी खैर हम सबको इल्म है कि कराची से कितना टैक्स जाता है, कितना बिजनेस आता है पाकिस्तान में, उतना टैक्स पेयर है ये शहर। उसके बावजूद यहाँ पर जो बेसिक नेसेसिटीज है लोगों की वो पूरी नहीं की जा रही। ये पूरी कौन करेगा? देखिए इन्हीं वजूहात के बिना पे फिर एक सूबे की आवाजें उठती हैं। हमने तो देखे हमें तो सबसे पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि जिम्मेदारी किसकी है। इस शहर में चाहे कुत्ता भौंके, चाहे रोड पे स्ट्रीट क्राइम हो, चाहे पीने का पानी हो, चाहे सफाई सुथराई का निजाम हो, चाहे सेहत हो, ये सारी जिम्मेदारियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आती है, जिसने 27 साल सूबे सिंध के ऊपर इख्तियार रखा है अपना। 27 साल भुट्टो साहब के टाइम से लेके, और ये 15 साल जो सब मौजूदा जरदारी साहब के हैं। इन 27 साल के अंदर ये इस सूबे को ठीक नहीं कर सके। सूबे के लोगों को समझना पड़ेगा। अच्छा जी, रोना तो इस बात का ना कि चलें कराची के साथ तो आपका सुतेली माँ वाला सलूक रहा ही है, क्योंकि कराची ने आपको कभी वोट नहीं दिया। मेरा तो आपसे सवाल है कि क्या लाड़काना के हालात इस वक्त पेरिस जैसे हो गए हैं, जहाँ से बिलावल साहब जीत कर आए हैं। चलें जी, नवाब शाह जहाँ से जरदारी साहब जीत कर आएंगे, वहाँ पे लोगों की जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। या 7 जहाँ से सूबे का वजीर आला है, उन इलाकों के अंदर यहाँ से ज्यादा बदतर जिंदगी लोग गुजार रहे हैं। कुत्ते काट रहे हैं, रेबीज की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, थर के अंदर बच्चे आज भी भूख से मर रहे हैं,
लाड़काना के अंदर आज भी एड्स के केसेस जो हैं वो इंतहा तक पहुंच गए हैं और हमारा कराची शहर तबाही का शिकार है। तो अगर आपके पास कोई रास्ता है इन मामला को ठीक करने का, वो सिर्फ एक रास्ता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खुर्रम साहब, जिस तरह अगर हम पीटीआई की बात करें, आप क्या समझते हैं कि पीटीआई के पास क्या प्लान है? कराची को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, चाहे यहाँ के इंतजामी अमूर हैं या ओवरऑल हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो आपके पास क्या इसका एक प्लान है पीटीआई के पास खासतौर पर कि हम कराची को इस तरीके से ठीक किया जा सकता है? ये बुनियादी मसाइल है जो हमें पहले हल करने की जरूरत है। देखिए, सबसे अच्छी बात तो यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पिछले दिनों एक ऑर्डर दिया था कि लोकल बॉडी जो आपका कानून है उसको आर्टिकल 140A के तहत उसकी अमेंडमेंट की जाए, जिसको अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया नहीं है। लेकिन क्योंकि अहकाम चीफ जस्टिस के आ गए हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा 2 महीना 3 महीना और इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। उसके बाद इनको उसको करना ही पड़ेगा टेनी कॉस्ट। दूसरी चीज ये है कि कराची के अंदर बलदियाती इलेक्शन आ रहे हैं जो कि इस महीने की 28 तारीख को हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पे यकीन रखती है कि कराची के अंदर तहरीक इंसाफ जीतेगी और अपना मेयर कराची के अंदर लेकर आएगी। चीफ जस्टिस के अहकाम के ऊपर आर्टिकल 140A को इम्प्लीमेंट कराएगी और शहर कराची के सारे मसाइल हल करेगी। इसके अंदर जो 4 प्रायोरिटीज हमारी हैं, जब पीटीआई का कराची का मेयर जीत कर आएगा तो प्रायोरिटी नंबर 1 जो है हमारी कि जो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त तबाही का शिकार है उसको हमें ठीक करना है। कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड के अंदर करप्शन का खात्मा करके उसके निज़ाम को बेहतर करके प्रोफेशनल लोगों को लेकर आना है ताकि नलकों तक पानी पहुंचे और टैंकर माफिया का खात्मा हो। अच्छा खुर्रम साहब, एक बात बताइए, एक बात बताइए, आपकी बात से एक सवाल आ गया। तो मैं अगर फर्ज करिए नहीं आते हुकूमत में, नहीं होती पावर, देन व्हाट इज योर रोड मैप? वुड यू जस्ट गिव अप और वुड यू स्टिल वर्क? कर लूं। नंबर 3 पे जो हमारी प्रायोरिटी है कि जिस तरह दुबई में और सिंगापुर के अंदर एक अच्छा सैनिटेशन का निजाम है, डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का निजाम है, हम उसको लेकर आए। शहर कराची के अंदर से स्ट्रीट क्राइम का खात्मा करें और पूरे कराची के अंदर प्लांटेशन की कैंपेन लॉन्च करें, जिस तरह केपी में बिलियन ट्री जो है सुनामी के नाम से कैंपेन लॉन्च की गई थी। ये हमारी 5 प्रायोरिटी है ट्रांसपोर्ट के निजाम को मुकम्मल करने के साथ साथ। आपने मुझसे सवाल किया कि अगर नहीं आती, देखिए अगर नहीं आएगी तो फिर यही हालात हैं। जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे सिंध में इख्तियार के अंदर रहेगी, दिन ब दिन इस सूबे के हालात खराब होते हैं। एक सेकंड, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू राइट हियर, लेकिन अगर मैं एक सवाल करना चाहूँ वो ये कि अगर वो आप हुकूमत में नहीं आते तो फिर आप छोड़ देंगे, मतलब लोग उम्मीद ना रखें, या ये रीजन होगा कि पावर नहीं होगी, या ये होगा कि करने स्पेस नहीं दिया जाएगा? व्हाट डिड यू मीन बाय दैट कि हालात ऐसे ही रहेंगे? हम तो उम्मीद लगाते हैं, आवाम तो वोट देती है, सो फिर कैसे करेंगे? आवाम को बात को समझना पड़ेगी। देखिए ना कि इस वक्त पंजाब में किस तरीके से इनको हमने बाहर निकाला है, इस वक्त वफाक में किस तरह हुकूमत में बैठे हुए। आप देखें आपके मुल्क के क्या हालात हैं, तबाह हो गया आपका मुल्क पूरा। आपकी But you will stop putting effort, that means, Khurram साहब। Sorry? You will stop putting efforts for the people of Karachi. नहीं, देखिए हम तो पिछले 10 साल से यहाँ पे असेंबली के अंदर बैठे ऑपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं, जो रोल हमारा है वही कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा हम कर नहीं सकते। आपको इस बात को समझना पड़ेगी कि इख्तियारात जो हैं वो हुकूमत सिंध के पास है। यही मैं अगर कराची के अंदर हमारा मेयर आता है तो हमारे पास जब आपने बात की ना कि अगर आप लोग जिसके जरिए हम लोगों को डिलीवर कर सकें आते हैं खुर्रम साहब, तो उसके बाद जो आप लोग की प्रायोरिटीज हैं, आप लोग समझते हैं कि कोई इख्तिलाफ नहीं होगा, सारी इख्तियारात होंगे और मेयर जो चाह रहा होगा वो कर सकेगा? देखिए, मैंने आपसे कहा कि इन सारी बातों में सिर्फ एक अच्छी बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक अहकाम दिए हैं कि आर्टिकल 140A के तहत जो है सूबे के अंदर जो लोकल बॉडी एक्ट है उसकी अमेंडमेंट की जाए और लोगों को डिलीवर किया जाए, जिसके अंदर बेसिक नेसेसिटीज जिस तरह आपने शुरू में कहा था कि लोगों को हम दे सकेंगे, जिसमें मेयर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली पावरफुल होगा, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होंगे, वो पॉलिटिकली एम्पावर्ड होगा, उसके फाइनेंशियल पावर्स होंगे, वो टैक्सेस लगा सकेगा, पैसा इकट्ठा कर सकेगा। उसके अलावा कोई चॉइस आपके पास है नहीं तो पीपल्स पार्टी ने तो मोइंजोदड़ो के अंदर तब्दील कर देना है शहर कराची को। ये मैं आपको बता दूं, लिख लें, इनका गर्ज नहीं है। अल्लाह ताला आसानी फरमाए शहर कराची। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स और फाइनेंशियल पावर्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेयर के लिए, उसके बगैर काम नहीं हो सकता। खुर्रम शेरजमान साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया सबसे पहले पाकिस्तान में, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतनी बात जो हम भी कह रहे हैं बार बार कि मेयर के पास इख्तियारात होंगे तभी वो कुछ कर सकता है, नहीं तो कराची में फिर कैसे कोई काम करे? मतलब कोई भी फिर वो अपनी मदद आपके तहत बारिशों का सिलसिला दोबारा आने वाला है, सिचुएशन क्या होगी हमें नहीं पता, लेकिन हम दोनों एटलीस्ट ये जरूर कह सकते हैं अपनी मदद आपके तहत अपना ख्याल रखें। हमारे साथ रहे, वक्त के बाद रहते हैं हमारे बहुत सारे सेगमेंट्स फॉर यू गाइस, प्लीज डू स्टे विद अस। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले पाकिस्तान में शाजी फरमाया कर रहे थे आपका इंतजार।
सूरत हाल पे बात करें, साथ साथ हमने बलोचिस्तान भी आपसे डिस्कस किया, जो सिचुएशन चल रही है, मौसम के हवाले से भी बात की, जो इस वक्त जो हालात हो रहे हैं। लेकिन जो शुरू में भी एक बात कही थी ना शाहजेब आपसे, हम लोग बल्कि पिछले हफ्ते से हम शेयर कर रहे थे, तो आई थिंक हम लोगों से शेयर करना चाहिए कि बारिशों के साथ साथ आपको एलर्जीज हिट करती हैं, जो हम दोनों को हिट कर चुकी हैं। ऑक्सीजन की कमी होती है लोगों में, बिकॉज ऑब्वियसली ह्यूमिडिटी की वजह से जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उससे आपको लंग्स को आपके डिफरेंट वायरल्स आपके हिट करते हैं। बट एक और चीज है, आपके हड्डियों में भी दर्द शुरू हो जाता है, आपके जॉइंट्स में भी दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा, ये तो खैर मौसम की तब्दीली है, लेकिन दूसरी जानिब एक और फैक्टर ये है कि जब हमारे यहाँ मौसम तब्दील होता है तो एक तो मौसम की तब्दीली और फिर एक सड़कों की तब्दीली। जब सड़कें टूटती हैं और उसमें बड़े बड़े घड़े पड़ जाते हैं, उसमें हम देखते हैं कि जो मोटरसाइकिल सवार है खास तौर पर, या किसी और व्हीकल पे भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो जो झटके आपको महसूस होते हैं आपकी कमर में, मुख्तलिफ गाड़ियों पर, साइकिलों पर, बाइकों पर, उसकी वजह से कितनी बीमारियां जन्म लेती हैं, उसकी वजह से आपके जोड़ कितने कमजोर हो जाते हैं, उसकी वजह से आपके पट्ठों में और जोड़ों में कितनी दर्द होती है। ये तमाम बातें भी आज हम बात करेंगे। आपके जो मोहरे हैं वो डिसलोकेट भी हो जाते हैं, ये बात सीरियसली ऐसा भी होता है इस मौसम की वजह से। बहुत शुक्रिया। इस वजह से भी मतलब ऐसा कुछ होता है। सो खैर एनीवे, इसी पे बात करने के हमारे साथ हैं डॉक्टर मलिक तनवीर साहब। He is an orthopedic surgeon and obviously who is better than that? तो मेरा ख्याल है अब उनको प्रोग्राम में खुशामदीद भी कहते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम में आने के लिए वक्त निकाला। शाहजेब और मैं अंडर द वेदर तो है ही, लेकिन अंडर द वेदर और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जिससे ऑब्वियसली इसके लिए हमने आपको दावत भी दी है। हम किसी के इलाके की बात नहीं कर रहे। अगर हम बात करें बारिशों के बाद शहर के हर इलाके का पहला हाल यही कि सफर करना मुश्किल हो जाता है, वो चैलेंज अपनी जगह है डॉक्टर साहब। लेकिन टूटी फूटी सड़कें और साथ में बीमारियां और साथ में मोरों का मसला और साथ में जॉइंट्स में दर्द, ये क्या साइंस है, प्लीज जरा बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। जी देखें, जिस तरह से हमारी स्पाइन बोन है, ये बैकबोन है, इसको इस तरह से समझें जिस तरह आप एक बिल्डिंग की तामीर करते हैं तो पहले आप बुनियाद रखते हैं, पिलर उसके खड़े करते हैं, तो इसी तरह हमारी बैकबोन भी हमारी बॉडी की एक बुनियाद है। ठीक है, ये आम हमारी हड्डियों से मुख्तलिफ इसलिए इस तरह से है कि हमारे बाकी जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है जो हमारी बॉडी का, जो हमारी हड्डियां बनाती हैं, इसमें और इस वाली बैकबोन की हड्डी में ये फ़र्क है कि इसके पीछे अल्लाह ताला ने हमारी एक स्पाइनल कॉर्ड रखी। स्पाइनल कॉर्ड कहलाती है कि नसों का गुच्छा या करंट की नाली। इसको मैं अपने मरीज़ों को इस तरह से ही समझाता हूँ कि देखें, जिस तरह से गली में जो बिजली आ रही है या करंट आ रहा है, आपके घर में लाइट जो आ रही है, वो एक पीएमटी से है। तो पीएमटी का काम क्या है कि हर गली में वहाँ से सप्लाई, वहाँ से करंट की जा रही है। ठीक है, तो इसी तरह जब मोरे आपके वीक हो जाते हैं, ठीक है, जब बैकबोन है उसके पीछे स्पाइनल कॉर्ड यानी वो पीएमटी लगी हुई है। ठीक है, अब क्या होता है कि वहाँ मोरों के बीच में से एक डिस्क जो है वो स्लिप होके उन पीएमटी के किसी एक तार को वो दबाव डालती है, उस पर कंप्रेशन करती है, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, वो तार जिस गली में बिजली लेके जा रहा है वहाँ पे उस घर में या उस गली में वोल्टेज जो 220 आने हैं वो क्या हो जाते हैं, वो 160 170 में आने लगते हैं, यानी वोल्टेज कम हो जाता है। तो इसी तरह जब बैकबोन में आपकी कॉर्ड कंप्रेशन होती है तो आपके पाँव में जो सप्लाई आ रही है करंट की, और वहाँ पे वोल्टेज कम आना शुरू हो जाता है, तो पाँव में दर्द, पाँव में थकन, ये सारे अलामात जाहिर हो जाते हैं। तो यही एनाटमी है, यही स्ट्रक्चर है, इसको समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। हाथ में दर्द, हड्डी में दर्द हुआ, आपको कोई करंट में कोई मसला नहीं होगा। पाँव के घुटनों में दर्द हुआ, आपको कोई करंट का मसला नहीं होगा। लेकिन कमर की हड्डी का दर्द इसलिए लोगों को ज़्यादा परेशान करता है कि उसकी वजह से करंट का जो बहाव है वो पाँव में कम आ जाता है और पाँव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, पाँव में दर्द होना शुरू हो जाता है, पाँव में थकन हो जाना शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, होप आपको समझ आ गई होगी और नाजरीन को भी समझ आ गई मेरी बात बड़े आराम से। हमें तो समझ लग गई है, मतलब कहते हैं ना, हमें अच्छी तरह समझ आ गई है जिस तरह हम लोग आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की है। लेकिन साथ में सर ये तो बताइएगा कि हम इसको लिंक कर रहे थे जिस तरीके से कि हमारी सड़कों पर मोटरसाइकिल सवार जो होते हैं, खासतौर पर जो झटके महसूस होते हैं आपको सड़कों पर, और कराची की सड़कों की जब हम बात करते हैं खासतौर पे, आप समझते हैं अगर रीढ़ की हड्डी की कोई भी जो खासतौर पर जब मोरों की बात करते हैं उसके जो मोरे हैं वो डिसलोकेट हो जाते हैं, तो ये रिकवर हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी होती है, या ये दर्द आपके जिंदगी भर का दर्द होता है? नहीं जी, बिल्कुल ये रिकवर होता है। देखिए, आजकल की जो बेरोजगारी चल रही है और जिस तरह से महंगाई चल रही है, तो पहले एक बंदा जो है वो बाइक चलाता था, अब अगर कोई कंपनी जा रहा है
तो अपने साथ 2 बंदे को पहले लेके जाता था, तो आपस में शेयर करते थे पेट्रोल का। अब तो पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि 3 बंदे एक मोहल्ले के 3 बंदे उस बाइक पे जाते हैं, ठीक है, और एक कंपनी में जाते हैं और पेट्रोल का शेयर करते हैं। तो वो बिल्कुल ऐसा ही। तो होता क्या है कि जो हमारी बाइक की जंप्स हैं वो एक वेट बेयर कर सकती है ना। अब आप 3 लोग उस पर बाइक पे बैठे हुए, ठीक है, उस पर आपको झटके लग रहे हैं, ठीक है, तो आपकी कमर में तो प्रेशर आना है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि खासतौर पर अब लोग पेट्रोल की वजह से, डिवीजन की वजह से बाइक्स पर 3-3 लोग सवार होकर दफातर जा रहे होते हैं, तो ऐसे में और जो मसाइल हैं वो बढ़ जाते हैं। और वो बढ़ इसलिए जाते हैं कि ज़ाहिर है जब 3 बंदे एक मोटरसाइकिल पर सवार होंगे और किसी सड़क पर टूट फूट का शिकार होगी कोई सड़क, तो ज़ाहिर है फिर झटके भी उतने महसूस होते हैं। और फिर जब आपकी कोई डिसलोकेट हो जाए तो फिर प्रॉब्लम जो है वो ज़िंदगी भर की बन जाती है। ट्रीट तो वो हो जाती है लेकिन पेन आपको रहता है। तो इसीलिए हम जो देख रहे हैं मुसलसल कराची में सड़कों का हाल, वो सड़कों का हाल कुछ बेहतर करना इसलिए भी जरूरी है ताकि लोगों की कुछ तबीयत भी बेहतर रहे और लोगों के जो हालात हैं खासतौर पर उनके जोड़ों के माया वो भी इतने खराब ना हो। समझ में भी नहीं आता ऑब्वियसली कि सड़कें टूटी हुई हैं, आपको रिक्शे में भी ट्रैवल करना है, आपको बाइक पे भी ट्रैवल करना है, आपको गाड़ी में भी ट्रैवल करना है, आपको जिस तरह भी ट्रैवल करना है, आपको ट्रैवल करने में खड्डों से गुजरना पड़ेगा। इन्हीं रास्तों पर चलकर आ सको तो आओ, ठीक है। तो वो वाला सिनेरियो है कि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके। तो ये सब मैं समझना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब, आप अपनी तरफ से कोई टिप देना चाहते हैं, कोई ट्रिक बताना चाहते हैं, कोई रेमेडी बताना चाहते हैं कि लोग जिस तरीके से खड्डों, अभी सुबह की बात बताती हूँ आपको। हम अपनी गाड़ी में आ रहे थे ऑफिस की, तो हमारी गाड़ी यूं करके आती रही ना, और ये मेन रोड्स की मैं बात कर रही हूँ, मतलब हशर नशर हुआ है। अपार्ट जो हमें चैलेंजेस है कि भाई सड़कें टूटी हुई हैं, हम आम आदमी की कमरे, टांगे, सर, गर्दन, पूरा सिस्टम मिल जाता है। हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड वी डू? जी डॉक्टर साहब। देखिए, कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो अनकंट्रोलेबल होते हैं, ठीक है, कुछ एरर्स होते हैं जो आपके कंट्रोल में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बाइक्स हैं, अगर आपकी उसकी बाइक की जंप सही नहीं है तो आप उसकी जंप सही करा सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है, तो आप उसकी जंप सही कराएं। जो आपको पता है आजकल तो बाइक वालों को पता है कि कौन से रोड पे सबसे ज्यादा खड्डे हैं, कहाँ पे गटर खुला हुआ है। आजकल तो रूटीन है, सबको पता है कि कौन सा रोड खराब है, कौन सा रोड सही है, कौन सी गली से जाना है, कौन सा रोड इख्तियार करना है। तो आप अपना रूट चेंज करें, ठीक है, अपने गड्ढों वाले जगह से नहीं जाएं, ठीक है, जंप पे से आप स्लो गाड़ी निकालें, ठीक है, किसी को ओवरटेक ना करें, ठीक है। तो ये सारी माइनर प्रिकॉशंस हैं जो आप इसको लेते हुए आप अपने कमर पे जो एनर्जी ट्रांसफर है, जो इंजरीज हैं, उसको बचा सकते हैं। वो डिसलोकेशन नहीं होती, वो डिस्क स्लिप होती है, ठीक है, वो डिस्क स्लिप हो जाती है और वो कॉर्ड को कंप्रेशन पड़ती है, जिसको डिस्क स्लिप हो जाती है, उसको डिस्क स्लिप कहते हैं, डिसलोकेट नहीं, डिस्क स्लिप हो जाती है। तो वो कॉर्ड को कंप्रेशन करती है, तो उसका वो रिवर्सिबल है, ठीक है, वो रिवर्सिबल होती है। वो आप जो है जब आप फिजियोथेरेपी करते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, तो वो डिस्क दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ जाती है। तो यही अपनी लोकेशन पर आ जाती है और ये पॉसिबल है, ये रिवर्सिबल है, ठीक है। ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मलिक उसामा तनवीर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें गाइड भी किया, रहनुमाई फरमाई कि किस तरीके से अपनी खास तौर पर अपनी कमर का और अपने जोड़ का जो दर्द है उससे बच सकते हैं, उसका ख्याल रख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको एहतियात करनी है, लेकिन अगर एहतियात के बाद भी ऐसा हो जाए तो ये ट्रीट हो सकता है, ट्रीटेबल है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप उसको ट्रीट करा सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि हम एहतियात करें। और जो सड़कों का हाल है वो तो तब्दील नहीं होने वाला, लेकिन हम अपना हाल थोड़ा तब्दील कर लें और अपनी एहतियात जितनी बढ़ा सकते हैं उतनी बढ़ा लें। सुकून से सड़क पर ट्रैवल करें, कोशिश करें बचा कर जाएं। लेकिन वही बात है, जब इतने ज्यादा खड्डे हो तो मुझे पता है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है ड्राइव करना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हालात का जिम्मेदार आम शहरी अपने आप को भी दे, हुकूमत को दे, जो भी दे, लेकिन पॉलिटिकल सिनेरियो की सिचुएशन बेहतर करने के लिए बहुत तगदौड़ हो रही है, लेकिन उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है मेरी नज़र में। कम्प्लीटली माई पॉइंट ऑफ व्यू कि बारिश हो रही है, इससे हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है, इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, सड़कें टूट रही हैं, इससे ज़रूर हुकूमत का ताल्लुक है। जो भी आता है, जो भी हुक्मरानी करता है, जिसके पास पावर होती है, वो क्या कैरेक्टर अदा करता है। और अब इस वक्त नए कैरेक्टर्स को दोबारा से जो है कि भाई उनको आना चाहिए, तो इलेक्शन की दोबारा से जो एक जोर पकड़ती हुई बात है और एक हवा है शाज़ेब,
वो दोबारा से जो है ना वो विंड इज ब्लोइंग दैट वे इन द डायरेक्शन। बिल्कुल, और हमने कुछ दिन पहले भी शेख रशीद साहब से ही बात हो रही थी, वो भी इसका इशारा दे चुके हैं। और अब जो ओवरऑल सियासी सूरत-ए-हाल बन रही है उसमें बहुत सारे इशारे हमें मिल रहे हैं। पंजाब असेंबली में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई है। खैर उसमें वतन में ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो मेंबरान फौरी तौर पर ओहदा छोड़ दें, मुल्क को मुश्किल से निकालने के लिए फौरी इलेक्शन जो है वो कराए जाएं, इसका भी मुतालबा किया गया है। साथ में हमने ये भी देखा कि नौ मुंतखब डिप्टी स्पीकर वासिक क़य्यूम अब्बासी ने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। फिर इमरान खान साहब चेयरमैन पीटीआई ये कह रहे हैं कि पंजाब में गैर जमहूरी गैर कानूनी हुकूमत का खात्मा हुआ है। खैर ये सारी बातें हम देख रहे हैं, इस पर सीनियर तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद, ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो इलेक्शन की बातें हो रही हैं क्या वाकई अब सूरत हाल ऐसी हो गई है कि हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अतर काज़मी साहब को खुशामदीद करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। अतर काज़मी साहब, इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन जो हम देख रहे हैं, पहले जो पंजाब में सियासत चल रही थी, खैर अब पंजाब की कुछ पिक्चर क्लियर हुई है। आपके ख्याल में पीटीआई के पास ऑलरेडी एक सूबा था, पंजाब आ चुका है, ये सारी सूरत देखने के बाद अगर वो डिमांड करते हैं नए इलेक्शंस की और इस वक्त इलेक्शन की तरफ जाने की, तो अब विफाक मजबूर होगी क्योंकि इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच जी। देखिए ऑब्वियसली बिल्कुल दोनों सूबे हैं, अगर सूबाई असेंबलियां तोड़ दी जाएं और खान साहब मुतालबा करें तो यकीनन प्रेशर तो पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ उनको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वफाक इस वक्त तैयार है इलेक्शन के लिए। पहले भी हमने ये देखा कि जब कोर्ट के अंदर केस गया, वहां पे जाके इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा कि जनाब हम तो 7 महीने इलेक्शंस नहीं करवा सकते। तो इस वक्त ये कहा तो जा रहा है कि हम फौरी इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वफाकी हुकूमत किसी भी सूरत में इलेक्शंस के लिए तैयार है, इसलिए कि उन्होंने देख लिया कि पंजाब के अंदर जो इलेक्शंस हुए उसमें तमाम सियासी जमातें जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल हैं उन्होंने मिल के इलेक्शन लड़ा, लेकिन उसके बावजूद वो हार गए। और आपने कल भी सुना होगा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने भी ये फरमाया कि जनाब हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरा ये साल निकालें और 2023 में ये इलेक्शंस हों। तो बातें तो हो रही हैं इलेक्शंस की, कहा जा रहा है, लेकिन हुकूमत नहीं मानेगी। हाँ, अगर कोई किसी और तरफ से उनके ऊपर प्रेशर पड़े या कोई उनका इत्तेहादी उनसे अलहदा हो जाए तो फिर शायद हम इलेक्शंस की तरफ चले जाएं। सर, आप नहीं समझते कि हमने देखा जब से इन्होंने हुकूमत संभाली है इत्तेहादियों ने खासतौर पर, एक मईशत का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है पाकिस्तान में, रुपए की कदर हो, हमारा इंपोर्ट बिल हो, ट्रेड डेफिसिट हो, ये सारे मसाइल भी एक तरफ हमारे चल रहे हैं। मईशत को बेहतर करने के लिए जो इकदाम उठाए जा रहे हैं उसके लिए भी कोशिशें की जा रही हैं कि मईशत को थोड़ा बेहतर किया जाए। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है खासतौर पर इस वक्त नून लीग के सर पर कि वो मईशत को भी बेहतर करें, साथ में मुल्क के हालात भी कुछ बेहतर करें, ओवरऑल हमारे रुपए की कदर भी कुछ बेहतर हो, हमारे जो इंपोर्ट बिल है उसमें कुछ कमी आए। ये सारे मामला देखने के बाद आप समझते हैं कि नून लीग के पास भी एक अच्छी चॉइस यही है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए, क्योंकि अगर हालात बेहतर नहीं होते, जिस तरीके से हम देख रहे हैं डॉलर ऊपर जाता जा रहा है मुसलसल, तो फिर तो ये सारा मलबा भी इनके ऊपर ही आएगा। तो आप समझते हैं इनकी कोशिश भी इस वक्त यही है कि इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, या वो चाह रहे हैं कि हम पूरा साल मुकम्मल करें और 2023 में ही इलेक्शन की तरफ जाएं? देखिए, नून लीग ये तासुर देने की कोशिश करती है कि हम हुकूमत में नहीं आना चाहते थे, हम इलेक्शंस में जाना चाहते थे। ये तासुर कतन दुरुस्त नहीं है। ये हुकूमत में ना मईशत के लिए आए थे, ना जो मसाइल आपने बताए मौशी उनको दुरुस्त करने के लिए आए थे। ये अपने कुछ मुकदमात, अपने कुछ मसाइल वो इनके सामने थे, उनको हल करने के लिए आए थे, और उसमें काफी हद तक इनको रिलीफ मिल गया। हमने देखा है कि नैब के कानून में तब्दीली की गई, उसके अलावा साथ साथ हमने ये देखा कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो मुकदमा चल रहा था वो मुकदमा बिल्कुल फाइनल स्टेजेस में था, उस वक्त उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होने वाली थी, उसमें भी उनको अब रिलीफ मिल गया, वो खुद चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक ये ताल्लुक है जो माशी मसाइल हैं, ये इस वक्त सिर्फ नून लीग नहीं, ये पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी मौलाना और दीगर जो जमातें इस इत्तेहाद में शामिल हैं, ये उन सब की कारकर्दगी है। और अभी भी इनकी ख्वाहिश यही है कि किसी ना किसी तरीके से हम हुकूमत चलाते रहें। जिस तरह इत्तेहादी जो है वो नून लीग के ऊपर मलबा डालने की कोशिश कर रहे हैं, नून लीग अंदर से शहबाज शरीफ साहब और उनके साहबजादे के ऊपर मलबा डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये इन सब की मुश्तरका हिकमत अमली है कि किसी ना किसी तरीके से हुकूमत में रहना है और रिलीफ लेना है। लेकिन अतर साहब, पब्लिक सपोर्ट के लिए, पब्लिक वोट के लिए आगे इलेक्शंस में अगर जाना है नून लीग ने, तो बेशक वो अपने मुकदमात को या अपने मामलात को ठीक करने ही क्यों ना आए हो, आगे चलकर उनको अपनी भी एक रेपुटेशन चाहिए इलेक्शंस में खड़े होने के लिए, ताकि उनको वोट पड़े। पंजाब की सियासत ऑलरेडी उनके हाथों से जा रही है, तो आप समझते हैं कि इस वक्त नून लीग के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी अगर वो सिर्फ अपने मामला ठीक करने आए और मुल्क को ठीक करने नहीं आए?
देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कि जहां तक जरदारी साहब का ताल्लुक है वो तो अवामी सियासत के अंदर उनका कोई मेजर किरदार नहीं है। वो एक तरह से छोटा प्रेशर ग्रुप है जो अंदरूनी सिंध की जमात है। नून लीग का ये था कि पूरे पंजाब में उसका वोट बैंक है और काफी हद तक वो ये उम्मीद कर रहे थे कि हो सकता है कि हम अगली हुकूमत बना लें, लेकिन उनको दीगर जो दूसरे मसाइल हैं वो भी बड़े संगीन थे, इसलिए कि अभी तक मियाँ साहब सियासत से आउट हैं, मरियम बीबी सियासत से आउट है। तो उनका बुनियादी मकसद ये था कि यह हुकूमत हासिल की जाए और मियाँ साहब को किसी तरीके से रिलीफ दिया जाए और मरियम बीबी को किसी तरीके से रिलीफ दिया जाए। तो जब तक उनको रिलीफ नहीं मिलता, ये इंतखाबात होते भी रहे, तो नून लीग की कोशिश होगी कि उनको किसी तरीके से डिले किया जाए और मियाँ साहब को रिलीफ दिया जाए, इसलिए कि मियाँ साहब खिलाड़ी हैं, कोच नहीं है। वो मैदान में खेलना पसंद करते हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं लंदन में बैठा हूं और काम पीछे सारे जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा इशू है। इंतखाबात में वो जाना अगर चाहें भी तो इस वक्त ना मरियम बीबी का कोई रोल है उसमें, ना मियाँ साहब का रोल है। तो और यही इशू हमें जमात के अंदर नजर आ रहा है। अय्यर साहब, कल ये भी एक खबर सी आई थी कि जरदारी साहब भी जो हैं वो भी जरा कहीं ना कहीं इस तरफ उनका झुकाव है कि हाँ हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। क्या उधर भी आपको लगता है कि उधर तैयारी है, और अगर है तो उनकी मतलब वाकई में तैयारी है? जी अय्यर साहब। देखिए जरदारी साहब, जिस तरह मैंने पहले अर्ज की कि जरदारी साहब का अवामी सियासत के अंदर किरदार अब बहुत महदूद हो गया है। पीपल्स पार्टी पहले आपको पता है पूरे चारों सूबों के अंदर सीटें भी निकालती थी, उनके वजीर आजम भी मुंतखब होते थे। अब सूरत हाल सिर्फ अंदरूनी सिंध तक है। तो जरदारी साहब को जो चीज चाहिए, जो छोटा सा प्रेशर ग्रुप उन्होंने बनाया हुआ है और सिंध के अंदर उसके बावजूद अपनी हुकूमत कायम की हुई है, वो उसमें काफी खुश है। उनकी कोशिश होगी कि उसी को कायम रखा जाए फिलहाल और हम इंतखाबात में ना जाएं। लेकिन ये इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जी जरदारी साहब की ये भी कोशिश है कि अगले इंतखाब में किसी तरीके से बिलावल साहब को वजीर आजम बनाया जाए इंतखाबात के बाद और दीगर जमातों के साथ सियासी इत्तेहाद किया जाए। तो उसमें यह होगा कि अगर नून लीग भी उस पोजीशन में आ जाती है कि जहां पे उनकी सीटें बिल्कुल महदूद हो जाती हैं, तो फिर वो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करके बिलावल साहब को वजीर आजम बनाने की कोशिश तो कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि जरदारी साहब की ख्वाहिश होगी कि हम इंतखाबात में जाएं, क्योंकि उनकी जो सियासत है वो इंतखाबी सियासत नहीं है। जी जी जी। अच्छा काज़मी साहब, एक तो मुझे ये जरूर बताइएगा इस वक्त जो हालात हैं, हम सारी सूरत हाल से बारतर होकर अगर सोचें तो इस वक्त पॉलिटिकल कंसेंसस कितना जरूरी है कि हम मईशत को बेहतर करने के लिए कुछ इकदाम उठाएं। सेकेंडली, जो इस वक्त खान साहब ने कहा है कि 6 से 8 हफ्ते में पॉसिबिलिटी है कि इंतखाबात हो सकते हैं, उन्होंने ये बहुत बड़ा एक इशारा दिया है। तो आप समझते हैं खान साहब ने किस बुनियाद पर यह इशारा दिया है? क्या ऐसा वाकई होने जा रहा है? देखिए, जिस तरह पहले भी मैंने अर्ज किया कि इस तरह बातें तो हो रही हैं और हुकूमत से हुकूमत चलाई नहीं जा रही, और फिर ऑब्वियसली अगर यही सूरत हाल रही तो कुछ ना तो कुछ करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त जो आपने जिक्र की कि सबको साथ मिल बैठने की जरूरत है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन उसमें ये एक बात है कि इस वक्त सारी जमातें मासवाए इमरान खान वो तो वैसे ही इकट्ठी बैठी हुई हैं। इस्टेब्लिशमेंट की भी उनको सपोर्ट हासिल है, दीगर इदारों की भी उनको सपोर्ट हासिल है। तो वो अगर हुकूमत में बैठे हुए हैं और उसके बावजूद वो कुछ नहीं कर पा रहे, तो इमरान खान को साथ मिलाने से किस तरीके से वो मसाइल हल करेंगे? क्योंकि इनका तो टोटल बयानिया ये है कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर मसाइल हैं उसका जिम्मेदार इमरान खान है। तो फिर अगर ये सारी जमातें मिलके भी इसको ठीक नहीं कर पा रही तो इट मीन्स के कोई मसाइल जो हैं वो काफी गंभीर हैं, और उसके लिए जब तक हम साफ और शफाफ इलेक्शंस की तरफ नहीं जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि उससे पहले कोई मसला हल होगा। अल्लाह सा नहीं फरमाया। थैंक यू सो मच। काज़िम साहब हमारे समझ थे, सीनियर तज्जियाकार, बात कर रहे थे पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में कि किसकी क्या पोजीशन उनकी नज़र में है। आपका मौका हमारे पास आ गया। इंशाल्लाह प्रोग्राम में अभी बहुत कुछ बाकी है, हमारे साथ रहिएगा। सवेरे पाकिस्तान में शाज़ेब और माया कर रहे हैं, आपका इंतजार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहजेब अहमद के साथ। मईशत की बात ब्रेक से पहले भी हो रही थी, लेकिन ज्यादा सियासी बातें हो रही थी। लेकिन अगर हम प्योरली सिर्फ बात करें मईशत की, तो इस वक्त मईशत हमारी कहाँ खड़ी है? पेट्रोल हमने रिसेंटली सस्ता होता देखा है, सिर्फ 3 रुपए, तो 3 रुपए सस्ता हो गया है। लेकिन क्या पेट्रोल की प्राइसेस मजीद कम हो सकती हैं? माया पॉसिबिलिटी है? अच्छा, पॉसिबिलिटी शाहजेब
लग नहीं रही थी दूर दूर तक। बड़े लोग मुझसे शेयर कर रहे थे ओवर द वीकेंड दैट हम एक सफ़र पे निकले अपनी गाड़ी को लेकर, और हमें जब लेकर जा रहे थे तो उस वक्त पेट्रोल की कीमतें 150 थी। फिर हम जब वहाँ पहुँचे तो वो 170 हो गई, और फिर जब वापस आने लगे तो वो 180 और 200 तक के करीब हो गया। तो वो लोगों की लिटरली एक एक सफ़र के अंदर जो है वो प्राइसेस केप्ट ऑन इंक्रीजिंग एंड राइजिंग। बट द पॉइंट इज कि उसकी कीमतों में कमी आना इस वक्त तो सिवाय जिंदगी की जो बेसिक्स हैं उसमें ही कमी आई हुई है, ये कैसे हो गया? अच्छा, वैसे वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने अभी रिसेंटली कहा है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सब ने सुना है कि आने वाले आइंदा माह में रुपए की जो कदर है वो बेहतर होगी और इसमें कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन वो बेहतरी कब आएगी इसका हम इंतजार कर रहे हैं। हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया, ये भी उन्होंने कहा। साथ उन्होंने कहा कोशिश है करंट अकाउंट खसारा 1 साल में सरप्लस कर दें, और IMF से मुआहदे तोड़ेंगे तो पैसे कहां से आएंगे? ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। IMF से मुआहदा आप नहीं तोड़ सकते, जो उन्होंने कहा इस पर आपको अमल तो करना पड़ेगा। दरामदाद पर पाबंदियां हमने देखी थी, लेकिन उसको मरहलावार अब खत्म किया जा रहा है। 150 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों के लिए टैक्स छूट का ऐलान भी किया गया। ये सारे इकदाम उठाए गए हैं अभी रिसेंटली, लेकिन क्या आने वाले वक्त में, क्योंकि जब डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं, डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, उनसे हम बात करते हैं ये डिटेल में कि ये क्या टेम्परेरी इकदाम हैं या आने वाले वक्त में कुछ बेहतरी भी आएगी, तो हम उनसे ही बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब से पूछना भी है कुछ डॉलर क्या प्रिडिक्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर शुजात मुबारक हमारे साथ मौजूद, माहिर माशियात। कैसे डॉक्टर साहब आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सो गुड टू हैव यू अगेन। डॉक्टर साहब प्लीज बताइएगा कि ये जो मुश्किल वक्त से हम सब गुजर रहे हैं ऑब्वियसली, और जिसकी निशानदेही बहुत पहले से हो रही है, और हम हर बार वी कीप ऑन रिपीटिंग द सेम सेंटेंस, बट ये जो आइंदा माह जो रुपए की जो दबाव कम हो जाएगा, इस तरह की बात चल रही है, यानी ये समझ सकते हैं कि डॉलर सस्ता होने का कोई इम्कान है, या आज कुछ जो है कोई खबर आने वाली है? जी डॉक्टर साहब। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि मिफ्ता साहब जो है अच्छी बात है, उम्मीद दिला रहे हैं कौम को, लेकिन अगर आप ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखते हैं तो शायद अभी मुझे तो ऐसी कोई सूरत नज़र नहीं आती है, क्योंकि IMF के साथ हमारा जो एग्रीमेंट है वो अभी किसी भी डायरेक्शन में कंक्लूड नहीं हुआ। मतलब इवन कि IMF ने तो यहाँ तक के कोई एक पॉजिटिव न्यूज़ भी नहीं दी है, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी आपकी रुपए की वैल्यू कदर में बेहतरी आएगी। सेकेंडली आप देख लें, हमारी एक्सपोर्ट बहुत ही स्टेगनेंट हो चुकी है, फॉरेन इनफ्लो जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज का है वो भी बिल्कुल रुका हुआ है, ये स्टेगनेंट है। तो ऐसी सूरत में वैसे ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन मुझे तो नज़र नहीं आता, बल्कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ये कहीं ऐसा ना हो कि 250 से बढ़ के 260-70 तक ना कहीं पे चला जाए ये रुपए की वैल्यू, अगर इसी तरह से रहता है। अगर उन्होंने तो ये भी कहा है कि हमने दिवालिया होने से भी बचा लिया, तो आप समझते कि फिर ये पॉलिटिकल बयान है सारे? देखें, ये टोटली पॉलिटिकल बयान है, और ऑब्वियसली मिफ्ता साहब ने, हालांकि ही इज़ अ वेरी गुड इकोनॉमिस्ट, लेकिन ऑब्वियसली सियासत में आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें मैनूवर भी करनी पड़ती हैं, मैनिपुलेट भी करना पड़ती हैं, लेकिन अगर ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखें तो अभी भी हमारे दिवालिया होने के उतने ही चांसेस हैं, खुदा न खास्ता। जाहिर है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इंशाल्लाह हम दिवालिया नहीं होंगे, लेकिन चांसेस हैं, हम बहुत एक खतरनाक मोड़ पे खड़े हैं। और अगर आप ये कहें कि 2 महीने पहले जिस लेवल पे थे तो हम उससे आगे बढ़े हैं, पीछे नहीं हटे हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि ये कहना कि दिवालिया होने से बच गए या नहीं बच गए, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकती है जो हकाइक की रिप्रेजेंटेशन नहीं करती। राइट, यानी कि इस वक्त ऐसी कोई सूरत हाल नहीं जिसको हम समझें कि इट्स गोइंग टू ब्रिंग एनी बेटरमेंट एज फार एज द, हाँ उम्मीद रखते हैं इस तरह आपने कहा शायद भाई, बहुत अच्छी बात की। अच्छा, दुकानदारों को टैक्स छूट देने का जो ऐलान किया गया है, ज़रा उसको थोड़ा सा आप अपने आम इंसान की ज़बान में हमें ज़रा समझाइएगा। मैं तो बिल्कुल जाहिल इंसान हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो मैं समझना चाहती हूँ कि इससे हुकूमत जो है वो नाराज़गी को जो है कि फ़ज़ा कायम, मतलब क्या सिनेरियो था, या छोटे ताजरों को नाराज़गी ख़त्म होगी या हो गई है? हाउ डू आई अंडरस्टैंड, एक आम इंसान किस तरह समझे सिचुएशन को? देखिए, जो हमारे आम जो रिटेलर्स हैं, जो आम रिटेल सेक्टर है, ये चाहते हैं कि ना तो इनके ऊपर टैक्स लगे किसी किस्म का, ना ही किसी किस्म की कोई पाबंदी लगे। यानी कि कोई वो पहले पिछली गवर्नमेंट ने NIC की एक पाबंदी लगाई थी जो बाइंग एंड सेलिंग की। हालांकि मेरा ये ख्याल है कि ये बिल्कुल गलत मुतालबा है हमारे छोटे ताजरों का, क्योंकि पाकिस्तान का सर्विस सेक्टर कोई 60% ऑफ द GDP है, और हमारा रिटेल सेक्टर बिलियन ऑफ शॉप्स है पूरे मुल्क में आप देखें, और ये जो दुकानदार हैं शायद ये एक मीगर अमाउंट ऑफ, ये कोई भी टैक्स नहीं देता। अगर आप खुद देखें, आप जब जाती हैं, हम किसी इवन रेस्टोरेंट में जाते हैं या किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जो आम गली मोहल्ले के कोने पे होता है,
तो हमने कभी नहीं देखा कि वो टैक्स देता हो, टैक्स इनवॉइस जनरेट करता हो या उसका कोई एनटीएन नंबर वगैरह हो। तो अब ये लोग, इन लोगों को डेफिनेटली नेट में लाना है टैक्स के। अब जब भी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, जब टैक्स नेट में लाने की बात आती है तो ये एहतजाज करना शुरू कर देते हैं। ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है ना, वो डिफरेंट किस्म की जो भी गवर्नमेंट हो, तो ये कहते हैं जी हम अपना कारोबार नहीं चलने देंगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये गवर्नमेंट ने, ठीक है, उनका मुतालबा मान तो लिया है, ताजिर खुश भी हो जाएंगे, लेकिन मुल्क की इकोनॉमी के लिए बेहतर नहीं है। इसी तरह गवर्नमेंट ने पहले कहा था कि हम मार्केट के जो टाइमिंग्स हैं वो हम 7 to 7 कर देंगे, बजाय इसके कि हम रात 12-1 बजे तक रखें। तो वो भी इन ताजिरों ने एहतजाज किया और गवर्नमेंट मजबूर हो गई, और फिर वो सुबह 12 बजे से रात 12 बजे वाला सिलसिला चल रहा है। दूसरा तो ये भी देख रहे हैं, जब हम टैक्स की बात कर रहे हैं कि एफबीआर मुकर्ररा हद से 15% ज्यादा टैक्स इकट्ठा कर चुका है। ये उनके मुताबिक ही 15 अरब रुपए जो है वो ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया गया है। अब आपके ख्याल में फिर तो टैक्स की वसूली ज्यादा हुई है इस बार? अब एफबीआर को ये भी चाहिए कि ये बता दें कि ब्रेकअप बताए कि कहां से इकट्ठा किए हैं। इकट्ठा तो वो इंपोर्ट से करते हैं। जाहिर है कि जब आपकी डॉलर, आपके रुपया इतना कम हो जाएगा, इतने महंगे दामों हम इंपोर्ट करेंगे और आप कस्टम ड्यूटी पे करेंगे, तो ऑटोमेटिकली एफबीआर का टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। तो एफबीआर को एक इंस्टीट्यूशन जो है वो इनडायरेक्टली इसका फायदा हो रहा होता है, और वो एफबीआर अनफॉर्चुनेटली ये नहीं बताता कि आम आदमी को ये टैक्स बेस को एक्सपेंड करके उन्होंने कितनी कलेक्शन की है और इंपोर्ट से कितनी कलेक्शन की है, जो इंपोर्ट्स जो कस्टम्स वगैरह वो उससे कितनी इनकी कलेक्शन हुई है। तो ये डेफिनेटली बड़ी होंगी, क्योंकि आपके रुपए की वैल्यू कम हुई है और जो भी आप चीज़ें इंपोर्ट कर रहे होंगे आपको ज़्यादा वैल्यू देनी पड़ी होगी, और वहाँ पे तो उनकी जो कलेक्शन है बढ़ी है। लेकिन जो टैक्स नेट है वो अनफॉर्चुनेटली उतना ही है। पाकिस्तान में 10 लाख से भी कम लोग टैक्स देते हैं, जो हमारे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं वो चंद लाख हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि एफपीआर ये बिल्कुल हमारी आंखों में वो क्या कहते हैं कि धूल झोंकने वाली बात है। एफपीआर सब लोगों को पता है कि वो अपना काम नहीं कर रहा। अगर एफपीआर अपना काम बेहतर तरीके से कर रहा होता तो पाकिस्तान की मईशत इस नहज पे ना पहुंचती। अच्छा, दूसरी जानिब शुजात साहब, हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो बरामदात हैं उसमें इजाफा हुआ है, उसका हजम 9 अरब डॉलर बताया जा रहा है। ये जो सफ़ीर है हमारे, जब अमेरिका की हम बात करते हैं, अमेरिकी सफ़ीर जो है उन्होंने ये बयान दिया है, पाकिस्तानी सफ़ीर जो है अमेरिका में, उनका ये बयान सामने आया। दूसरी हम ये भी देख रहे हैं कि जो 6.8 बिलियन डॉलर की अशिया हैं उसमें इजाफा हुआ, फिर उसके बाद 2.2 बिलियन डॉलर आईटी सेक्टर में इजाफा हुआ। तो आप समझते हैं ये सारे इजाफे देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जो हमारी बरामदात हैं उसमें भी बेहतरी आ रही है? देखिए, बिल्कुल बरामदात में थोड़ी सी बेहतरी आ रही है, लेकिन जो परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स है और उसके साथ साथ जो इंपोर्ट के बढ़ने की शरह, अगर आप उन दोनों को कंपेयर करें तो आपको ये पता चलेगा कि हमारी इंपोर्ट कई ज्यादा गुना से या ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है, जबकि एक्सपोर्ट उस स्पीड से नहीं बढ़ रही। तो ऑब्वियसली जब आपकी इंपोर्ट ज्यादा स्पीड से बढ़ेंगी तो आपका डेफिसिट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। एक चीज मैं यहाँ पे एक और गोशगुजार कर दूं कि सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पिछले चंद महीनों में, मैं बड़ा रिस्पॉन्सिबली ये कह रहा हूँ कि उसका रोल बहुत इफेक्टिव नहीं रहा है, क्योंकि सेंट्रल बैंक जो है उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो उसको इकोनॉमी को मैनेज करना होता है, इन्फ्लेशन को भी टारगेट करना और बाकी चीज़ों को भी मैनेज करना। अनफॉर्चुनेटली सेंट्रल बैंक, मुझे ऐसे लगता है वो अपना रोल प्ले नहीं कर पाया। और एक और बात जो कि मेरे ख्याल में मीडिया पे हमें हाईलाइट करनी चाहिए, इस वक्त IMF की जो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है गीता गोपीनाथ, शायद आपने उनका नाम सुना हो, शी इज़ इंडियन अमेरिकन। हम किसी इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट बात नहीं करते हैं, ये कोई भी ऐसा वो नहीं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि लॉबिंग पाकिस्तान के अगेंस्ट हो रही है IMF लेवल पे भी, जिस वजह से हमें शायद IMF से फंड मिलने में डिले आ रहा है। तो इस मामले को भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। ये शायद हम फेल हो गए हैं, प्रॉपरली लॉबिंग नहीं कर पाए IMF लेवल पे, जिसकी वजह से मुझे ऐसे लगता है कि ये भी एक फैक्टर हो सकता है IMF से जो फंड्स डिले हो रहे हैं उसका। बिल्कुल सर, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि IMF से मुआहदे तोड़ेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे। फिर सर, जब हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करते हैं ना, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अब फिर एक बार बातें हो रही हैं आगे इलेक्शंस की, और बहुत बड़े बड़े लीडर्स की जानिब से जब बातें की जाती हैं कि आइंदा 6 हफ्ते या 8 हफ्ते में इलेक्शंस अनाउंस हो सकते हैं या आ सकते हैं, तो फिर जाहिर बात है कि जो एक हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं बिजनेस में बेहतरी, सरमायाकारी में बेहतरी, वो फिर नहीं आ पाती। आप समझती है ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि इंस्टेबिलिटी की वजह से पॉलिटिकल हम जो हमारे हदफ हैं वो मीट नहीं कर पा रहे, हम अपनी इकोनॉमी को, रुपए की कदर को बेहतर नहीं कर पा रहे। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। इस वक्त पाकिस्तान में जो सब बुराइयों की जड़ है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अगर आज
हमारी एक नेशनल गवर्नमेंट बन जाती है, ये सारी जो पार्टीज हैं वो मिलके कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन कर लेते हैं, तो ये एक कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करेगा, जो ये इस चीज को रिफ्लेक्ट करेगा कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ रही है। तो आपके जो एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स हैं, जो मल्टीलैटरल एजेंसीज हैं, उनका एक ट्रस्ट पाकिस्तान के ऊपर डेवलप होगा। जो आपकी रेटिंग एजेंसीज है वो भी देखेंगी कि हाँ, इनकी इस मुल्क की क़यादत इकट्ठी है, ये मुल्क को जो ये गर्दाब में फंसा हुआ है उससे निकालना चाह रहे हैं। तो अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है किसी भी सूरत में, चाहे इलेक्शन से पहले चार्टर ऑफ इकोनॉमी को साइन किया जाता है या कुछ इस तरह की अरेंजमेंट की जाती है जिसमें सारी पार्टीज, अपोजिशन भी, जो गवर्नमेंट की पार्टीज हैं, वो बैठ के कोई ऐसी चीज़ साइन करती हैं और उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कोई एग्रीमेंट करती हैं, तो ये बहुत बेहतर हो सकता है। और मेरा ख्याल ये है कि अगर हमने ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी या इस तरह की कोई चीज़ साइन नहीं की तो ये हमारे जो मौशी मसाइल है, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि रुपया आपका 250 से 275 तक चला जाएगा और आपकी पेट्रोल की प्राइसेस 300 रुपीज तक ये चली जाएंगी अगर हम कोई इस तरह का कोई मेजर स्टेप नहीं लेते तो। अच्छा शुजात भाई, जिस तरह की सिचुएशन अब आज है, जिस तरह मुल्क जो है एक माशी बहरान का सामना कर रहा है, मुझे याद है वो हमारी शोज़ जो बहुत इनिशियल जब हमने खूबसूरत पाकिस्तान शुरू किया था और आपके साथ किया था, और आप डिस्कस करते थे कि मुझे आने वाले जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा खुशगवार माशी हालात के हवाले से नहीं लग रहे हैं। पीपल शुड बी प्रिपेयर्ड, बट येट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब कोई आकर एक्सपर्ट बात कर रहा होता है, हम फॉर द सेक ऑफ उसको सुनने के लिए हम सुन लेते हैं, लेकिन हम कोई प्लानिंग नहीं कर पाते, हम कोई बैकअप प्लान बी पर काम नहीं कर पाते, हम कोई रोड मैप नहीं बनाते। हमारे जहनों में ये नहीं होता कि हम किस तरीके से आने वाला जो वक्त है हम उसको फाइनेंशियली सिक्योर या एटलीस्ट स्टेबल भी रखेंगे, क्योंकि हम वाटर्स के अंदर हम सर्वाइव तो कर जाए। तो who do you think is actually responsible for the condition we are in today? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। ये बहुत ही मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट नुक्ता है और ये शायद हमारी कौम की साइकोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है। हम पे जब एक प्रॉब्लम, एक आफत पड़ती है तो हम ये कहते हैं कि हम ये प्लान करेंगे, अपनी कंजम्पशन को कम करेंगे, आइंदा से फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसे करेंगे, कॉपियाँ किताबें हम निकाल के बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो आफत गुजरती है या थोड़ा सा हम स्टेबल होते हैं, फिर सारी चीज़ें भूल जाते हैं। हमारे जो नेशन के अभी तक कंजम्पशन पैटर्न्स वही हैं जो आज से 6 महीने 1 साल पहले थे। आप अगर देख लें, क्या कुकिंग ऑयल की कंजम्पशन में फॉर एग्जांपल कमी आई, या जो आप जाके होटलिंग रेस्टोरेंट्स में देख लें, अभी भी उसी तरह से रश है जिस तरह से आज 6 महीने पहले। मॉल में रश है, मतलब अनबिलीवेबली रश है। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि हम लोग शायद वो एक वावेला तो करते हैं लेकिन अपने आप को एडजस्ट नहीं करते, सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हैं और गवर्नमेंट जो सारी चीजें अवाम पे डाल देते हैं। समझ से बाहर है शरद भाई। आई वुड लव टू इनवाइट यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट शो कि हम जो है ना इसके ऊपर भी बात करें कि जो हुकूमती हालात हैं, जो इंटरनेशनली हमारे चल रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस, इन्फ्लेशन, एवरीथिंग, लेकिन एज एन इंडिविजुअल पाकिस्तानी, इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ द कंट्री, हम किस तरीके से अपने फाइनेंसेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। आई थिंक ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सेशन है जो कि एक्सपर्ट की ही जो है वो उनकी लीडरशिप में होना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर शुजात मुबारक साहब हमारे साथ मौजूद। शुजात भाई आते हैं और हमेशा बहुत ही आम लहजे और ज़बान में है समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मजाल है कि हम समझ जाए, लेकिन समझने का जो रास्ता है वो एक और जगह खुल गया है। स्कूलों का जो आगाज़ हो चुका है, बच्चों को पढ़ाने और सिखाने का जो मौसम है वो आ गया। 1 अगस्त है, लोग बच्चों को इंतज़ार था, बच्चों को तो नहीं था, माँ बाप को अलबत्ता ज़रूर होगा कि भाई स्कूल जाए, वो तो अच्छी बात है, चलो स्कूल जाए। लेकिन शाहजेब जो हालात हैं, जो सिचुएशंस हैं, हम थोड़ी देर पहले बारिशों की बात कर रहे थे, सड़कों की बात कर रहे थे, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन नाउ? बिल्कुल, क्योंकि बारिशों की जो पेशगोई की गई थी इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सिंध में हालात कुछ बहुत अच्छे नहीं हैं स्कूल और कॉलेजेस के लिए। अगर खोले भी गए हैं मामूल के मुताबिक, तो इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि वज़ीर तालीम जो है सिंध सरदार अली शाह के बाद हम देख रहे हैं कि उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम दिया है, कहा है कि मौसम गर्मा की जो छुट्टियों में इजाफे की खबरें हैं वो बेबुनियाद हैं, हम किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं इदारे खुल तो गए हैं। माइल कराची में जो पेशगोई की गई है बारिशों की, अगर वैसी बारिशें दोबारा हो जाती हैं तो एक बार फिर स्कूल बंद करने की तरफ जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं बचती, क्योंकि मौसमी असरात जो है उससे बचने के लिए बच्चों को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सड़कों पर जब गाड़ियां नहीं निकल सकती, लोग अपने बच्चों को ड्रॉप करने नहीं जा सकते पेरेंट्स, तो फिर किस तरह आप स्कूल खोल के और बच्चों को अपने स्कूल बुलाना चाह रहे हैं? आज भी कम रही ना शाह, जिस तरह बारिश हो रही थी और माँ बाप को पता है
कितने इलाके हैं जहाँ पर अभी तक तो पुराना पानी और गटर का पानी नहीं निकला है, वो बच्चे वैन्स वगैरह कैसे जाएंगे साफ सुथरे कपड़े पहन के? सड़कें टूटी पड़ी हैं तो फिर पॉसिबल, और फिर बीच में अगर मजीद बारिशें हो गई तो फिर तो बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। इसी पर बात करने के लिए और प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध के मरकजी चेयरमैन सैयद तारिक शाह साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। तारिक शाह साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। तारिक साहब, क्या तमाम स्कूल्स खुल गए हैं इस वक्त? देखिए, ऑलमोस्ट जो है वो स्कूल जो हैं वो समर वेकेशन के बाद रिज्यूम हो गए हैं, लेकिन कुछ स्कूल हैं जहां पर ऑब्वियसली डायनेमिक्स हमारे मुल्क के जो हैं उनके शिकार हैं कि जहां पानी खड़ा हुआ है, या स्कूल जिनके बड़े ग्राउंड होते हैं वहां पानी अगर है, या फिर जहां स्ट्रीट्स जो है फ्लडेड हैं वहां पर स्कूल नहीं खुल पाए। लेकिन हाँ, मेजॉरिटी अगर देखी जाए तो स्कूल और कॉलेजेस अपने बहाल हो चुके हैं और नया सेशन उनका स्टार्ट हो चुका है आज। अच्छा, तो जिस तरीके से तारिक साहब हमने ये सुना था कि छुट्टियों में इजाफे की खबर आ रही थी, क्या आप लोगों की तरफ से कोई तजवीज़ दी गई थी इस हवाले से? ये खबर आई क्यों? असल में आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर पॉजिटिव काम करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, नेगेटिव में सबका दिमाग उसी में ज्यादातर लोगों का लग रहा होता है। तो ये वही लोग हैं जो हमेशा फेक लेटर्स बनाते हैं या कोई ऐसी चीजें करते हैं, एक कॉन्स्पिरेसी के साथ जो है ना वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहते हैं। जबकि हमारी तरफ से भी यही था कि अनटिल एंड अनलेस सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स हो जाती है, लेकिन उस वक्त तो ऑब्वियसली हमें डिसीजन लेना पड़ता कोई ना कोई, लेकिन अभी तक जो सिचुएशन कंट्रोल थी तो व्हाई नॉट स्टार्ट आवर एकेडमिक सेशन, क्योंकि आगे भी हम ये देख रहे हैं कि 9-10 मुहर्रम की छुट्टी आएगी, उसके बाद फिर सिंध के अंदर स्पेशली इलेक्शंस होंगे लोकल बॉडीज के, उसके अंदर भी कभी हो सकता है ऑफ करना पड़ जाए। तो उन सारे डायनामिक्स की वजह से हमें सेशन अभी स्टार्ट करना जरूरी था ताकि वो जो मिस डेज हैं उनको हम कुछ हद तक कवर कर सकें। बिल्कुल तारिक साहब, एक तरफ हम देख रहे थे वालिदैन बड़े परेशान थे, गुज़िश्ता रोज़ भी हम देख रहे थे कि लोग पूछ रहे थे एक दूसरे से कि भाई स्कूल खुले हैं नहीं खुले हैं, बच्चों को भेजना है नहीं भेजना है, तो इसकी क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी। लेकिन सर, जिस तरीके से हम बारिशों की पेशगोई देख रहे हैं, फिर आपने भी जिक्र किया बल्दियाती इंतखाबात का कि तमाम चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन ऐसे में फिर बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी होगा, ये भी एक तरफ फैक्टर है। दूसरी जाने बच्चों को स्कूल्स में छुट्टियां देनी पड़ेंगी अगर बारिशों की सूरत ख़राब हो जाती है। तो फिर आप लोगों ने क्या प्लानिंग की है, क्या सोचा है कि अगर बारिशें बढ़ जाती हैं तो फिर दोबारा से छुट्टियां दे दी जाएं? जी बिल्कुल, देखें उसको सिचुएशन को हम देखेंगे, और अगर खुदा ना खास्ता जो है वो सिचुएशन मानसून की ऐसी होती है कि उसमें कम्यूट करना मुश्किल है, लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें सिर्फ टीचर्स को नहीं, इसमें सिर्फ बच्चों का नहीं बल्कि टीचर्स को भी देखा जाता है, क्योंकि वो भी कम्यूट करके स्कूल आ सकती हैं कि नहीं आ सकती। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा मानसून सीजन रहा तो फिर ऑब्वियसली हमें उन डेज में स्कूल को ऑफ करना पड़ेगा जो माजी में भी हम करते रहे। लेकिन हाँ, हमारी हुकाम वाला से ये रिक्वेस्ट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को काइंडली डेवलप करें, क्योंकि ये मॉनसून सीजन, ये क्लाइमेटिकल चेंज जो है ये अब हमारे जिंदगी में अब आता जाएगा, और अब जैसे हम देख रहे हैं और सिर्फ ये बारिशें अगस्त तक नहीं है जो मैंने सुना है, ये मॉनसून सीजन सितंबर तक जाएगा, तो हमें उसमें कोई ना कोई अब अपने अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। बिल्कुल सही सुना है आपने, सितंबर तक है। और कल रात देर तक जो है वो पेरेंट्स एक दूसरे से पूछ रहे थे कि भाई क्या है, जाना है नहीं जाना है या नहीं। एक तो मुझे बड़ी ये शिकायत रहती है तारिक साहब कि एक तो माँ बाप का प्रेशर वैसे ही होता है, उनको उठना होता है, उनको हस्बैंड को भी देखना होता है, उनके बच्चों को भी देखना होता है, उस पर वो सारी रात जागते रहें, वेट करते रहें कि भाई क्या कोई एक टाइम नहीं होना चाहिए कि भाई जब सोने का टाइम है बच्चों को 9 बजे सुला दो, तो भाई जो उनका नोटिफिकेशन है या कोई कंफर्मेशन है या इस तरह का कोई बयान है उस पर भी तो थोड़ा सा डिसिप्लिन शो करना चाहिए। व्हाई ऑल द डिसिप्लिन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द नहीं, ये बयान तो 2-3 दिन पहले ही सब आ चुके थे। इवन हमने भी जो है वो बाय फ्राइडे जो है वो अपने सॉरी ये हमने 2-3 दिन पहले कर दिया था, और देर से जो है वो आया है। नहीं, देर से तो रिकन्फर्मेशन आई है, कंफर्मेशन तो हो चुकी थी, लेकिन ऑब्वियसली एक एम्बिग्यूटी क्रिएट हुई थी कि 15 से खुलेंगे, 1 से नहीं खुलेंगे, तो उसको क्लैरिफाई किया गया। लेकिन ये फ्राइडे से हो चुका था ये कि स्कूल 1 से खुल रहे हैं, बट पीपल वर स्टिल कंफ्यूज। अब देखिए 14 अगस्त आज 14 अगस्त जो है वो जो 7-8 के बाद एक और स्पेल आ रहा है कराची में, सिंध की बात करते हैं हम तो 10-12 के बाद वो थोड़ा सा स्ट्रेंथन पकड़ेगा। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये अभी तो अब हमें तैयार होना चाहिए, जैसे थाईलैंड, मलेशिया और इस तरह के कोस्टल एरियाज में होता है कि बारिश कभी भी कहीं भी कैसे भी हो सकती है और ज्यादा ही होगी। तो द पॉइंट इज कि 14 अगस्त संडे को आ रहा है, आप क्या करेंगे? अगर फर्ज करें बारिश है, सब कुछ है, तो क्या मामूल के मुताबिक इस तरह बचपन में हम जो है वो 14 अगस्त मनाते थे वैसे ही मनाएंगे या क्या करेंगे? व्हाट आर योर प्लान्स?
देखिए सिचुएशन पे ऑब्वियसली डिपेंड करेगा, लेकिन हमने जो प्लान बनाया है अपनी एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली, तो हम ये पूरा जो अगस्त का मंथ है इसको एज अ गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हम मनाने जा रहे हैं। इसमें डिफरेंट बच्चों के कॉम्पिटिशन होंगे, जिसमें आप कह लें कि स्पीच कॉम्पिटिशन, नेशनल सॉन्ग कॉम्पिटिशन, बच्चों के पोस्टर कॉम्पिटिशन, इवन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन भी हम इंशाल्लाह एंड ऑफ अगस्त में इसको लॉन्च करेंगे एज अ गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन। और ऑब्वियसली 14 को संडे है, तो संडे को तो हम ये नहीं कर पाएंगे सेलिब्रेशन, लेकिन हाँ 13 अगस्त को हमने प्लान किया है कि हम डिफरेंट पोजीशंस पर, डिफरेंट लोकेशंस पर बच्चों को गैदर करें और वहां पर जो है वो बच्चे इसको सेलिब्रेट करें। जहां तक हो सकेगा, अगर मौसम ने हमें इजाजत दी तो बहुत सारे स्कूलों ने 14 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी भी शेड्यूल दिया हुआ है, अपना प्लान किया हुआ है, तो वो भी अगर मौसम ने इजाजत दी तो इंशाल्लाह वो भी हम उस दिन भी सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन हमारी सेलिब्रेशन जो है ओवर द पीरियड ऑफ द मंथ, पूरे मंथ जो है वो सेलिब्रेशन चलेंगी, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हम मनाएंगे। तारिक साहब, उम्मीद करते हैं कि प्लान जैसा कि आप लोगों ने बनाया वो एग्जीक्यूट वैसे ही हो सके, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि बारिशें हमें कुछ भी करने नहीं दे रही, खासतौर पर जब हम कराची शहर की बात करते हैं। लेकिन खैर ओवरऑल पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में सेलिब्रेशंस की जाएंगी, उम्मीद करते हैं अच्छे तरीके से की जाए। थैंक यू वेरी मच तारिक शाह साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, और हम उम्मीद करते हैं कि स्कूल्स अब जो खुले रहें, बारिशों का स्पेल इतना स्ट्रॉन्ग ना हो। हमारी तो ये दुआ है ताकि जो, क्योंकि हमारी दुआ इसलिए कि कराची में जो खासतौर पर हालात है ना, उसमें ये बर्दाश्त नहीं करते इस किस्म की हम बारिशें। यहाँ पर थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहजेब अहमद के साथ। और अब कुछ गाड़ियों का जिक्र हो जाए, क्योंकि गाड़ियों की आजकल बड़ी धूम मची है, डिजिटल मीडिया पर भी, सोशल मीडिया पर भी बड़ी खबरें आ रही हैं माया सामने। गाड़ियां महंगी हो रही हैं, गाड़ियां महंगी हो रही हैं। आई रिमेंबर हम शूट पे गए हुए थे इस हफ्ते को, हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं अच्छे प्रोग्राम्स आगे लेकर आए, लेकिन शाहजेब आगे बैठा हुआ मुझे कह रहे देखिए ये जो फलाफला गाड़ी ना सामने जा रही है, अब देखिए इसका ये है, टेक्निकलिटी सारी मुझे समझा रहे, और मुझे कह रहा है कि ये देखें कि इसमें जो है ना, आपको पता है कीमत क्या है? मैंने कहा नहीं, 27 लाख रुपए। मैंने कहा हाँ कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब ऐसा लग रहा है कि गाड़ियां नहीं, अब ये जहाज हो गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो 13 लाख की गाड़ी आई थी वो अगर आपको 25, 26, 27 लाख रुपए में मिलेगी, यानी कि डबल प्राइस में मिलेगी, तो आप खुद एक्सपेक्ट कर लें कि वो गाड़ियां तो वही हैं, गाड़ियों की क्वालिटी भी वही है, गाड़ियों का जो मयार है वो भी वही है, लेकिन उसके बावजूद जो प्राइसेस हैं वो डबल हो चुकी हैं। 1200 सीसी से 1500 सीसी तक की गाड़ियों में 14 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। मॉडल भी वही है, जैसा कह रहे, गाड़ी भी वही है, बंदा भी वही है। लेकिन जिन्होंने पुरानी कीमतों पर गाड़ियां खरीदी थी उनकी लॉटरी निकल आई, क्योंकि जिन्होंने खरीद ली कम कीमत पर और प्राइसेस बढ़ गई, तो वो तो गाड़ी इस्तेमाल करने के बाद भी नई प्राइस से ज्यादा पर अपनी गाड़ी फरोख्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल एक है कि अगर वो फरोख्त कर भी देंगे तो दूसरी गाड़ी तो खरीदनी है उनको। नहीं, वो आपको गलत खबर है, किसी ने दी है, उन्होंने गाड़ियों पर प्लास्टिक कोटिंग चढ़ाकर उस पर लगा दिया है कि ये बहुत इंतहाई कीमती चीज है, रख लो, इस्तेमाल करने की नहीं है। तो ये आपको खबर किसी ने गलत दी है, वो इस्तेमाल नहीं करे, बहुत कीमती चीजें रखो, संभाल। तो ये पाकिस्तान में ऑटो इंडस्ट्री में एक बहरानी कैफियत हम देख रहे हैं मुसलसल। फिर दो बड़ी कंपनीज हैं जिनकी खबरें सामने आ रही हैं, गाड़ियां तैयार करने वाली दो बड़ी कंपनीज, जिन्होंने खाम माल की दस्तयाबी के पेश नजर आइंदा माह से अपने प्लांट जुज़वी तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया है। ये बहुत बुरी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान में जो गाड़ियां जिस तरीके से हम देख रहे थे आ रही थी, लोगों के लिए, आम आदमी के लिए अब गाड़ी खरीदना पॉसिबल नहीं है जो प्राइसेस हो चुकी हैं। लेकिन ये प्राइसेस की बढ़ने की वजूहात क्या है? 1300 सीसी गाड़ियां जो हैं वो उनकी कीमत भी बढ़ती जा रही है। इसी पर बात करने के लिए आज ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन पर्सन HM शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे अब डिटेल में बात करते हैं कि गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ क्यों रही हैं। शहजाद साहब खुशामदीद कहेंगे, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। शहजाद साहब, बहुत सारी खबरें हैं गाड़ियों के बारे में, बहुत कुछ सामने आ रहा है, लेकिन सबसे पहले तो ये बताएं कि एक आम आदमी के लिए गाड़ी खरीदना कितना मुश्किल हो गया? असल में थोड़ा सा बैकग्राउंड हम देखें, हम हमेशा बात करते हैं, हमारी बदनसीबी ये रही है शाहजेब के 40 साल पहले पाक सुजुकी, जब सुजुकी से पाक सुजुकी बनी तो एक डिलीशन प्रोग्राम पे साइन हुए कि 5 साल बाद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में होगी। 82 में हुआ था, 1987 में ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में होनी चाहिए थी। बदनसीबी आज तक हम वही असेंबलर्स हैं, आज भी हम CKD SKD असेंबली इंपोर्ट के मोहताज हैं। अगर वो नहीं आएगी तो यही सूरत हाल जो आप कह रहे हैं अभी। टोयोटा होंडा को भी आज 35 साल हो गए, उन्होंने भी डिलीशन पे जब साइन किया था 5 साल बाद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में आनी थी। हमारी बदनसीबी उस वक्त की हुकूमतों से लेके आज तक की हुकूमतें सो रही हैं। मकसद कहने का यह है कि हुकूमत
इनको पूछ नहीं सकती कि आपकी प्राइस क्यों बढ़ा रहे हैं, आपकी क्वालिटी थर्ड क्लास क्यों है, आपका पेट्रोल एवरेज इतना घटिया क्यों है, रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड आपका जीरो क्यों है। ये हुकूमत नहीं पूछ सकती। पता नहीं क्या हुकूमत ने इनसे मायदा किया हुआ है। देखें, गाड़ी नेसेसरी है, आज लग्जरी नहीं है। हर आदमी चाहता है जरूरत है कि मुझे एक मेड इन पाकिस्तान सस्ती महंगी गाड़ी मिले। आज गाड़ी लोगों की क़ुव्वत खरीद से बाहर है। बहुत सारी और वजूहत भी हैं। हमने आज तक इस इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो नहीं दी, जबकि मैं हमेशा कहता हूँ ऑटोमोबाइल के लिए पाकिस्तान जन्नत है, जन्नत से कम नहीं है। अगर ये ईमानदारी से काम करें, हमारे मुल्क की आज भी ज़रूरत 10 से 11 लाख गाड़ियाँ हैं, और ये ईमानदारी से काम करें और ये मैन्युफैक्चरिंग की तरफ अगर जाते हैं तो हमारे मुल्क की ज़रूरत को पूरा करने के बाद एक्सपोर्ट करके हमारे मुल्क के लिए डॉलर लेकर आते। लेकिन आज तक इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। वही बात कि आज तक हम असेंबलर्स हैं। आज देखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनके ऊपर कुछ अरसे के लिए बैन लगाया है कि आप CKD SKD असेंबली नहीं ला सकते। ठीक है, क्यों? कि वो पाकिस्तान से जब LC खोलते हैं वो डॉलर में खुलती है। आपके मुल्क का डॉलर जो है वो इन गाड़ियों की CKD SKD में जा रहा था। चले मान लेते हैं कि हुकूमत ने ये आर्जी तौर पे तो ये ठीक है, लेकिन ये इस मसले का हल नहीं है जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं जाएंगे। और वो रॉ मटेरियल जो बाहर से ये लेकर आ रहे हैं, वो रॉ मटेरियल भी हमारे मुल्क का होना चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं जब भी आता हूँ इंडिया की बात करके, इंडिया की बात करता हूँ। आज इंडिया में 38 कंपनीज हैं जो इंडिया की जरूरत को पूरा करने के बाद एक्सपोर्ट करते हैं। आज ये सुजुकी, आपको हैरानगी होगी, अब ये स्विफ्ट आई है, आपको पता है वो 40 लाख रुपए की गाड़ी हुई, वो इस काबिल है। मैं तो कल एक और बड़ी गाड़ी है, फॉर्च्यूनर की बात कर रहे हैं, सिविक हो, कोई भी गाड़ी, प्राइसेस डबल से ट्रिपल होती जा रही है। मैं वही कह रहा हूँ, आप ये क्या 40 लाख रुपए की गाड़ी है, यही गाड़ी इंडिया में आप देखें 13 लाख रुपए की है। कितना डिफरेंस है पाकिस्तान इंडिया में प्राइस का? डबल कर ले। हाँ, शायद इस तरह ये हो रहा है। अब इस तरह दो बड़ी कंपनियों ने पाकिस्तान में अपना जो जुज़वी तौर पर प्लांट्स बंद करने का जो प्लान किया है, उससे मार्केट में जो है वो परेशानी बढ़नी जाएगी। देखिए, मैं एक बात बताऊँ आप, प्लीज, मुखाफत अमल, ये इन लोगों ने देखें, कोई भी जब कंपनी या कोई भी इंडस्ट्री जब डलती है ना, तो वो सालों का अपना एक पूरा प्लान करके चलती है। माया, आपको हैरानगी होगी, जिन लोगों ने 8 महीने पहले, 6 महीने पहले, 7 महीने पहले गाड़ियां बुक कराई थी ना, हालात तो आज खराब है ना। सही बात। उस वक्त तो हालात खराब नहीं थे। वो गाड़ियां कहाँ हैं? आप इतने बड़े बड़े इश्तिहार दे रहे हैं अखबार में कि जनाब आप अपनी कीमत ले लें और जो आपका प्रॉफिट बनता है वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। दूसरे दिन आप अखबार में देते हैं कि जी हमने प्राइस बढ़ा दिए। आप ये क्या मजाक कर रहे हो? किसके लिए मजाक कर रहे हैं? किसके साथ कर? अब वो गाड़ियां जो लोगों ने बुक कराई थी, उन लोगों को गाड़ियां नहीं दी गई। वो गाड़ियां नए प्राइस के साथ ब्लैक मार्केटिंग बाजार में दस्तियाब ले लें आप। तो कंपनी, ऑथराइज डीलर और इनका इन्वेस्टर एंजॉय कर रहा है। 300 अरब रुपया, 3 खरब रुपया गाड़ियों की बुकिंग की मद में इन लोगों के पास मौजूद है। सब इंजॉय कर रहे हैं। 14%, 13%, 15% पे बैंकों से इंटरेस्ट खा रहे हैं। कौन पूछने वाला है? कोई भी नहीं। हुकूमत वक्त चाहे कोई भी थी, आज वो क्यों कर आज हमारे मुल्क की जरूरत को कैसा पूरा किया जाएगा और कौन पूरा करेगा? एक सेक्टर और था, उसको भी जानबूझ के लोकल असलों के हिमा पर बंद कर दिया गया। जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियां बाहर से आती हैं, वो समंदर पार पाकिस्तानी गाड़ी भी भेजता है और डॉलर ड्यूटी भेजता है आपको। आप कहते हैं कि जी हमें मुल्क में डॉलर लाना है, हमारे मुल्क से डॉलर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम इस वक्त बहुत ज़्यादा शदीद जो है वो हम मुश्किलात में हैं। और ये तो नई गाड़ियों की बात हो गई। अगर हम 10 साल पुरानी गाड़ी भी इस वक्त खरीदें तो वो 20 लाख से कम की आपको नहीं मिलेगी। ये पॉसिबल ही नहीं कि 20 लाख से कम की मिल जाए। ये मैं 10 साल पुरानी गाड़ी की बात कर रहा हूँ, 13 सीसी गाड़ी की। आपकी बात बिल्कुल सही है। ये इम्पैक्ट, यही इम्पैक्ट है जो कि हम नई गाड़ियों का देख रहे हैं, पुरानी गाड़ियों पर आ रहा है। देखें मेरी बात, आपने देखा ना, मैंने आपसे कहा ना, आपने मैन्युफैक्चरिंग की तरफ तवज्जो नहीं दी। आप असेंबलर्स के असेंबलर्स हैं। आज आपको हैरानगी होगी कि 1992-93 की सुजुकी भी जो है ना, जिसको आप समझें कि वो बिल्कुल खाक है, बिल्कुल यार 302 चलती फिरती,
वो भी इस वक्त 5 लाख रुपए से कम नहीं है। या अल्लाह, ऐसे ही है। यानी अब 40, 30, 35 साल पुराने मॉडल की बात कर रहे हैं। 2011 में अगर किसी ने जो 1800 सीसी की गाड़ी ली है वो आज कितने की होगी? बता रहे ना, 20 लाख से कम नहीं है कोई भी गाड़ी 1500 भी 1800। जी जी। 1300 से ऊपर की गाड़ी जो चाहे 10 साल पुरानी भी हो, वो 20 लाख से कम की नहीं है। इस वक्त टोयोटा ने अपनी यारस पे 9.25 लाख से लेके और फॉर्च्यूनर पे 31.5 लाख रुपए बढ़ाए हैं, कीमत बढ़ाई है। यानी आप क्या मतलब, आप $15,000 आपने बढ़ा दिए। $15,000 में तो ब्रांड न्यू गाड़ी बाहर से ले लें आप। छोटी गाड़ियों के ऊपर भी आप देखें ना, होंडा ने क्या किया, टोयोटा के बाद होंडा के बाद आज रात जो गई रात है सुजुकी ने प्राइस बढ़ा दिए, होंडा ने प्राइस बढ़ा दिए, किया वालों ने प्राइस बढ़ा दिया। अच्छा, इसमें एक फैक्टर ये भी है, मैं ऐड करना चाहता हूँ और आपसे पूछना भी चाहता हूँ, गाड़ियों की सेल में कमी आई है? मेरे ख्याल में नहीं आई। नहीं, उसकी वजह अगर गाड़ियों की सेल में कमी नहीं आई, इसका मतलब लोगों की जो खरीदारी है, जो कुव्वत खरीद है, वो उतनी ही है या इसकी कोई और वजह है? और वजह है, ये कराची शहर जो है वो 3 करोड़ से ज्यादा आबादी का शहर है। तो आपको नहीं लगता कि 300-400 लोग बेवकूफ ना हो? ये वो बेवकूफ लोग हैं जो खरीद रहे हैं गाड़ियां। आप एक मरतबा इन सब का बाइकआउट कर दें। और मैं हुकूमत से अपील करता हूँ आपके प्रोग्राम की तरफ से, खुदारा जब मुल्क को जरूरत पड़ती है तो आप इस्तेमाल शुदा कपड़े भी मंगाते हैं। बाइकआउट इसलिए नहीं कर सकते, मुल्क में दीगर ममालिक में लोग बाइकआउट कर सकते हैं। पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही ऐसा नहीं है कि हम बाइकआउट करके दफ्तर जाएंगे कैसे, स्कूल कैसे लेके जाएंगे बच्चों को, अपनी कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? आप पुरानी गाड़ी के ऊपर आए, आप पुरानी गाड़ियों के ऊपर आए। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अपील कर रहा हूँ, आप भी तो कह रहे हैं वो भी नहीं मिलेगा। मैं हुकूमत से अपील कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, जापान से इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ प्लीज खुदारा, हम आपको टैक्स का नहीं कहते कि आप टैक्स कम करें, आप वो गाड़ियां लाने के लिए ओपन कर दें, वो उसमें एलसी नहीं खुलती, आपके मुल्क से ₹1 का एक पेनी नहीं जाती, $1 नहीं जाता, ना आप गवर्नमेंट को कोई नुकसान है, ना स्टेट बैंक को कोई नुकसान है। ये समंदर पार पाकिस्तानी गाड़ी भेजते हैं और आपको डॉलर ड्यूटी भेज रहे हैं, आपने उसको भी रोका हुआ है। क्यों रोका हुआ है भाई? कितनी अब प्लस ये कि आम आदमी ना भाई डरता है कि मैं जापानी गाड़ी ले लूंगा तो उसका बनाना बहुत मुश्किल होगा। मैं एक आम आदमी वाले फीडबैक दे रही हूँ आपको कि जापानी गाड़ी हो इसको तो पार्ट्स नहीं मिलेंगे, इसको तो ये नहीं होगा, इसको यूं नहीं बनेगा, पैसा लग जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जापानी गाड़ी इस पाकिस्तानी गाड़ी से करोड़ दर्जे बेहतर है। 3 साल पुरानी कार आती है, 5 साल पुरानी जीप आती है, और ये आपकी जो ब्रांड न्यू गाड़ियां बना रहे हैं ना, असम्बल्ड कर रहे हैं, सॉरी, उससे करोड़ दर्जे बेहतर गाड़ी होती है हर लिहाज से। तो कोई शक नहीं, मजबूत गाड़ियां होती हैं, लेकिन कैसे करें फिर, कितनी आ जाएंगी? देखें हुकूमत अगर चाहे, हुकूमत का ₹1 पाकिस्तान से नहीं जाएगा। समंदर पार पाकिस्तानी डॉलर ड्यूटी भी भेजने के लिए तैयार है और गाड़ियां भेजने के लिए तैयार है। आप जब ऐसा वक्त आता है, आप पुराना कपड़े सिले हुए दुनिया से आते हैं आपके लंडा के हिसाब से, पुराने टायर आ रहे हैं, पेंट या पुरानी और चीजें आ रही हैं, पुराने पार्ट्स आ रहे हैं। भाई आपने ये जो गाड़ियां आती हैं ये डॉलर ड्यूटियां लाती हैं। मैं बार बार क्यों आपको इसके ऊपर जोर दे रहा हूं? इसलिए जोर दे रहा हूं कि आपके मुल्क का एक पैसा नहीं जाता, ये आपको 100% समंदर पार पाकिस्तानी गाड़ी भी दे रहा है, डॉलर ड्यूटी भी दे रहा है। ये कौन सी मंतकी, कौन से लोग बैठे हैं आपके साथ? मैं वजीर खजाना साहब से अपील करना चाहता हूँ, खुदारा इसके ऊपर आप मेहरबानी करके नजरसानी करें और मुल्क की जरूरत को पूरा करें, आवाम की जरूरत को पूरा करें। और आपको मुल्क चलाने के लिए डॉलर चाहिए, वो आपको देने के लिए पाकिस्तानी जो गाड़ियां भेजेंगे और आप कह रहे हैं कि उससे जरूरत पूरी हो सकती है, आप समझते हैं जितनी हमारी डिमांड है वो उस डिमांड उससे पूरी हो सकती है? इस वक्त 2.5-3 लाख गाड़ियों की हमें ये टोटल ये बना कर दे रहे हैं, 3 लाख से ज्यादा गाड़ियां नहीं बना के दे रहे, और ये तमाम की तमाम गाड़ियां कंपनी प्राइस पे नहीं मिलती, आए दिन प्राइस बढ़ाते हैं और ब्लैक मार्केटिंग में करोड़ों रुपया नहीं अरबों रुपया ब्लैक मार्केट की नजर होता है। आप ये तो देखें किसके जेब में जा रहा है ये पैसा, ये कौन लोग हैं जो ये ब्लैक मार्केटिंग का काम कर रहे हैं। आवाम को तो आप जाइए, आपकी गाड़ी बुक नहीं होगी और 8 महीने के बाद आपको टाइम दे रहे हैं, तो ये जो हालात हैं इस पे कह रहे जी हमारे पास CKD SKD अगर आप ओन मनी पे करेंगे तो और महंगी गाड़ी खरीदेंगे। जनाब इस वक्त जिस गाड़ी का आपने कहा ना कि वो 23-24 लाख की होगी, 35 लाख रुपए वो गाड़ी नहीं है जिसमें आप बैठना भी पसंद ना करें। अब आप बताइए,
बिल्कुल 27 लाख उन्होंने कर दिए और 6 लाख रुपए उस पर ब्लैक मार्केट में चलिए, उस गाड़ी में जो आप बैठना पसंद ना करें। बिल्कुल, जिस गाड़ी में कोई सेफ्टी के प्रॉपर सिस्टम नहीं है, जिस गाड़ी की क्वालिटी ऐसी नहीं है कि आप उसके लिए 27 लाख 28 लाख या 30 लाख रुपए पे करें, बिल्कुल ऐसा ही है। एचएम शहजाद साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया सबसे पहले पाकिस्तान में। और ये सेगमेंट करने का मकसद यही है हमारी, क्योंकि हमारे मुल्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन का है। हम कुछ शहरों को छोड़ के बाकी शहरों को जब देखते हैं तो वहां पर प्रॉपर सिस्टम नहीं है, लोग अपनी गाड़ी खरीदने पर मजबूर हैं, और जब अपनी गाड़ी वो खरीदते हैं तो जब वो इतनी महंगी हो जाएंगी तो फिर उनको ऑटोमेटिकली मोटरसाइकिल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं माया जो अब ऑटोमेटिकली मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं गाड़ियां में एक तो पेट्रोल की वजह से महंगी पड़ती है, दूसरा हमें वैसे इस्तेमाल करने महंगी पड़ती है, उसकी मेंटेनेंस महंगी पड़ती है, गाड़ियां इतनी महंगी हो गई हम खरीद नहीं पा रहे, नई गाड़ी नहीं खरीद पा रहे, और ये चैलेंज है हमें, इसमें कोई शक नहीं है ऐसा। खैर, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब हमारे प्रोग्राम में आए, और आगे हम बढ़ते हैं सेगमेंट की तरफ। कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर बात करें तो पाकिस्तानी एथलीट इन एक्शन नज़र आए, और गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान इनाम बट पाकिस्तान के लिए मेडल जीतने का ख्वाब सजाए 5 अगस्त को अखाड़े में इंशाल्लाह वो लड़ेंगे। तो क्या इनाम पाकिस्तान के लिए मेडल ला सकेंगे शाहज़ेब? बिल्कुल ला सकेंगे, क्यों नहीं ला सकेंगे, उनकी तैयारी कैसी है हम जरा जान लेते हैं। हमेशा मेडल लाते हैं, इस बार भी लेके आएंगे, तो तैयारी कैसी है इस पर बात करने के लिए हमने ज्वाइन किया है एथलीट रेसलर है इनाम बट साहब, सब लोग उनसे वाकिफ भी हैं। इनाम भाई, थैंक यू वेरी मच शो में ज्वाइन करने के लिए। इनाम भाई, सबसे पहले बताइए कैसी है, और पहला मैच किसके साथ है आपका, थोड़ा सा पहले ये बताएं, फिर हम आपकी जो मजीद तैयारी उसके बारे में पूछेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस ब्यूटीफुल शो। जी अल्हम्दुलिल्लाह तैयारियां ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी हैं, और तकरीबन किसी भी बड़े इवेंट के लिए तैयारियां बहुत पहले से शुरू करते हैं। तकरीबन 4 माह पहले से हमारा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने लाहौर में कैंप लगाया हुआ था, पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने हमें कोचेस प्रोवाइड किए, पाकिस्तान के तमाम जो अच्छे रेसलर हैं वो हमारे साथ थे। उसके बाद पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने IOC से हमें इंटरनेशनल स्कॉलरशिप लेकर दिया। मैं बहुत जिक्र करना चाहूँगा जो हमारी टॉप सिटी मैनेजमेंट है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। यहाँ पर भी 3-4 दिन काफ़ी अच्छी तैयारियां हैं। बस अब इंशाल्लाह दुआ गो हैं और अपनी पूरी एफर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के लिए खेलें और पाकिस्तान के लिए मेडल जीतें। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इनाम की कोई प्रेशर तो नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली कॉमनवेल्थ गेम्स की इब्तदाई रोज़ पाकिस्तान के 6 एथलीट जो है वो बाहर हुए थे, तो ऑब्वियसली अपने आप में कहीं ना कहीं प्रेशर कर, ये भी चला गया, ये भी चला गया, द पर्सन इज आउट। तो इस माहौल में जीतने का कितना प्रेशर बढ़ गया है, या इट्स ओके फॉर यू? जी बिल्कुल, कॉमनवेल्थ के जो पहले इब्तदाई रोज़ हैं उसमें अनफॉर्चुनेटली हम कोई मेडल तो नहीं जीत सके, लेकिन बहुत काबिल जिक्र हमारी यहाँ पर परफॉर्मेंसेस भी रही हैं। महूर शहजाद जो है बहुत अच्छा खेली हैं पाकिस्तान के लिए, 2 मैच विन किए हैं। इसके अलावा बॉक्सिंग में हमें कामयाबी मिली है। हमारे जो हॉकी के खिलाड़ी थे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पहला मैच साउथ अफ्रीका के साथ हमारा बराबर हुआ है। तो ये है कि खिलाड़ी अपनी जान लगा रहे हैं, अपनी एफर्ट कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अपनी एफर्ट करके आए हैं, कोशिश कर रहे हैं। देखें, मैं समझता हूँ कि प्रेशर जितना भी हो, अगर आप अपनी एफर्ट करें, अपना 100% दें, और उसके बाद जो एक मुसलमान के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो उसका यकीन होता है। आप खुदा की ज़ात पर यकीन रखें कि आपने इतनी एफर्ट की है और जो आपके नसीब में है वो आपको मिलकर रहेगा। हमारा काम यह है कि हमने जो अपना किया है, जो हमने सीखा है, उसका 100% देना है, तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। इंशाल्लाह हम पूरी एफर्ट करेंगे, और मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि जो आने वाले दिन है इसमें पाकिस्तान को मेडल काफ़ी मिलेंगे। हमें वेट लिफ्टिंग से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, इसके अलावा जूडो में शाह हुसैन है, इसके अलावा एथलेटिक में हमारे पास बहुत अच्छे अरशद नदीम है। तो इंशाल्लाह हम बहुत होपफुल हैं कि इंशाल्लाह रेसलर्स की एक पूरी टीम इंशाल्लाह मेडल लेने को तैयार है। तो बड़ी जल्दी इंशाल्लाह कौम को खुशखबरी मिलेगी मेडल की भी, और इंशाल्लाह अपने इवेंट की भी बहुत तैयारी है, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के लिए मेडल जीतें। बिल्कुल भी इनाम, और हम किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं डालना चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान मेडल्स आएँ, लेकिन हम यही चाहते हैं कि आप लोग जो अपनी कोशिश कर रहे हैं ना, यही कोशिश सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि ऐसी कोशिश करते रहें, और जब कोशिश करते हैं तो इंसान को कामयाबी तो मिल जाती है। लेकिन ये बताएं कि यकीनी तौर पर थोड़ी सी टेक्निकल बात करें तो आपने अपने हरीफ को स्टडी तो लाजमी किया होगा, उसके बगैर तो आप मेरे ख्याल में अखाड़े में उतरते ही नहीं होंगे। तो आप क्या समझते हैं कि आपके जो हरीफ हैं उनसे अगर इनाम बट की बात करें तो इनाम बट कितने मुख्तलिफ हैं, कितने अलग हैं, कितने मजबूत हैं? जी बिल्कुल, देखें, कॉमनवेल्थ गेम्स एक बहुत बड़ा इवेंट है, पूरी दुनिया से 72 ममालिक इसमें हिस्सा लेते हैं।
तो जब आप लास्ट टाइम के गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं तो बहुत सारे लोग, बल्कि तमाम लोग मैं कहूँगा, आपको रीड करके आए होते हैं, आपके लिए उन्होंने प्लानिंग की होती है, आपके वो वीडियो एनालिसिस किए होते हैं। तो बहुत सारी नज़रें इंशाल्लाह मुझ पर होंगी, लेकिन हमने भी पाकिस्तान में रहते हुए अपनी पूरी एफर्ट की है, वीडियो एनालिसिस किए हैं, स्वॉट एनालिसिस किए हैं, और जितने हमारे मेन अपोनेंट थे उनके बारे में स्ट्रेटजी हमने बनाई हुई है। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस इवेंट में अच्छा परफॉर्म करें। जो मेन जो खिलाड़ी हैं मैं आपको बताता चलूँ कि इंडिया, कनाडा, नाइजीरिया, इसके अलावा जमाइका है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, तो यहाँ के साउथ अफ्रीका है। तो ये वो तमाम खिलाड़ी हैं जिनके साथ एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। तो हम अपनी पूरी एफर्ट के साथ हैं, और मेन जो चीज़ वो यही है कि हम अपनी एफर्ट पूरी करते हैं। पूरी जितने भी दिन हमें पाकिस्तान में मिले, 6 माह तकरीबन, हमने 2 से 3 टाइम डेली हमने प्रैक्टिस की है। और इसके अलावा फिर जो एक मुसलमान के पास सबसे बड़ा हथियार होता है वो है कि अल्लाह पर तवक्कल करना और दुआ करना और उम्मीद करना। तो इंशाल्लाह हर चीज़ मुकम्मल की हुई है, बस दुआ है कि अल्लाह ताला आसानी फरमाए और पाकिस्तान के लिए हम जीतें। डेफिनेटली आपका फेथ इतना माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग है, आपके फैंस की दुआएं आपके साथ हैं, फैमिली का सपोर्ट आपके साथ है, कुछ दिन आपको मिल गए हैं। ट्रेनिंग अभी क्या आपकी चल रही है, प्लीज बताइए। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी सपोर्ट फैमिली की तरफ से है, बहुत सारी सपोर्ट कोचेस की तरफ से है, ट्रेनिंग पार्टनर्स की तरफ से है, उसके बाद जो पाकिस्तान के स्पोर्ट्स इदारे हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और एक जो मैं समझता हूँ कि मेरी बैकबोन है वो मेरे फैंस हैं, पूरे पाकिस्तान की नज़रें हैं, पूरे पाकिस्तान की दुआएं मेरे साथ हैं, और इंशाल्लाह ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है आपको। और मैं समझता हूँ कि हमारी पूरी टीम जो है बहुत ज़्यादा मुत्तहिद है, बहुत ज़्यादा लड़के फोकस्ड के साथ तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद 5 से 6 दिन यहाँ पर हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग सेशन मिले हैं, क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ा सा मौसम गर्म था। हम तकरीबन 44-45 में जब ज़्यादा तेज़ गर्मी थी तो हमने ट्रेनिंग की थी। यहाँ पर तकरीबन हमें 20-22 डिग्री में आकर इवेंट खेलना है हमें, तो 5-6 दिन हमें पहले यहाँ पर मिल गए हैं, और जिससे हम मौसम से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो गए हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मर्ज हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो गई हैं। तो बस अब दुआ है, कोशिश है कि हम परफॉर्म करें और पाकिस्तान का सब खिलाड़ी परचम पूरी दुनिया में बुलंद करें और पाकिस्तान के लिए मेडल जीतें। नाम बट बिल्कुल पाकिस्तान का परचम ऐसे लहराए, दुनिया भर में लहराए, और जिस तरह से आप लोग नाम रोशन कर रहे हैं करते रहें। लेकिन हमारी दुआ भी है साथ आपके साथ कि आप लोग ये मेडल जीत कर आएँ, और अगर मेडल जीत जाते हैं, जो कि इंशाल्लाह आप जीतेंगे ज़रूर, हमें यकीन है और हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं, तो किसको डेडिकेट करना चाहेंगे अपना मेडल? जी बिल्कुल, आपकी दुआओं की भी बहुत सारी ज़रूरत है, और देखने वाले तमाम नाज़रीन की भी दुआओं की बहुत सारी ज़रूरत है। इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमने मेडल जीतना है। और मैं समझता हूँ कि इस मेडल का हकदार इनाम बट अकेला नहीं हो सकता। जितने लोग इस एक्टिविटी में हैं, मेरे तमाम खिलाड़ी जो मेरे साथ यहाँ पर खेल रहे हैं, उसके अलावा जो कैंप में हमने इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग की है, तमाम खिलाड़ी मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग करवाते रहे हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा जो हमारे कुक थे, जो हमारा ख्याल रखने वाले लोग थे, उनकी बहुत सारी एफर्ट है। फिर पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन, स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, इसके अलावा टीम KM के टॉप सिटी मैनेजमेंट, तो ये वो तमाम लोग हैं। आपकी फैमिली आ जाती है, तो ये तमाम लोग हैं जो मैं कहूँगा कि इस मेडल के हकदार हैं। और सबसे बढ़ के पाकिस्तान, तो ये मेडल मैं अपनी कौम के नाम करना चाहूँगा, अपनी आवाम के नाम करना चाहूँगा, ये मेडल मैं कश्मीर के नाम करना चाहूँगा, पाक फौज के नाम करना चाहूँगा। तो इतने ज़्यादा स्टेक होल्डर हैं जिनकी वजह से इनाम बट बनता है, इतने ज़्यादा स्टेक होल्डर हैं जिनकी वजह से ये मेडल आते हैं, ये सब हिलाली परचम बुलंद होता है। तो ये मेडल इंशाल्लाह इन तमाम लोगों के नाम होगा। आपने सभी कह दिया, हमारे लिए तो कुछ कहने के लिए छोड़ा ही नहीं, लेकिन आपकी बातों से, आपकी सोच से बहुत अच्छा लगा कि आप पाकिस्तान के लिए जो है खेलना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। वी विश यू, हम दोनों की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, नाइजू की तरफ से ढेरों दुआएं, ऑल द वेरी बेस्ट, जीतिएगा। और जीत तो पाकिस्तान भी गया है, इतने साल जो है पाकिस्तान ने सर्वाइव किया। ऐसा कौन सा चैलेंज था जो हमारे मुल्क ने नहीं देखा? सैलाब नहीं देखे, जलजले नहीं देखे, पॉलिटिकल सिनेरियोस कोलैप्स होते नहीं देखे, लोगों का इस दुनिया से जाना नहीं देखा, लेकिन फिर भी सरजमीन पाकिस्तान ने अपनी आवाम, अपनी औलाद, जो क्योंकि हमारी माँ धरती है, हमें हमेशा जो है वो नवाजता रहा ये मुल्क पाकिस्तान। और अगस्त का महीना जब आता है तो हम बढ़ते हैं जश्न आज़ादी की तरफ, जो कि 14 अगस्त को मनाई जाती है। और इस बार 75 साल माशाल्लाह हो जाएंगे खैर व आफियत के साथ।
बस यही कहेंगे कि आने वाले जो 75 और पता नहीं इन गिनत कितने भी साल हैं, पाकिस्तान के लिए सलामती लेकर आए, अमन लेकर आए, और इस तरह हम खुशहाल रहें, आगे बढ़ते रहें, जो तमाम मसाइल हैं वो पाकिस्तान के खत्म हो जाए। आमीन, हम सबकी यही दुआ है। खैर, आज का शो इतना ही, मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। जब तक के लिए इजाजत दीजिए मुझे और माया को। अल्लाह हाफ़िज़।